केदारनाथ सिंह की पंक्तियां हैं कि जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा और लोहे को मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा। नमस्कार, क्रॉस चैट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र है और आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे होनहार युवा से हम आपका राब्ता करवाएंगे जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है। ये बाड़मेर के खेतदान चारण हैं, जिनकी कश्ती पश्चिमी राजस्थान के रेत के समंदर से लड़कर अब यूपीएससी 2024 के परिणामों में अपना परचम लहरा चुकी है। इनका पॉडकास्ट लेने का एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जब यूपीएससी 2024 के टॉपर त्रिलोक सिंह हमारे स्टूडियो में आए थे तो उन्होंने बताया था कि खेतदान चारण की जो जर्नी है इतनी कमाल की और बेमिसाल जर्नी है कि वो युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरणा दे सकती है। तभी से हमने सोचा कि क्यों ना खेतदान चारण के साथ में भी एक गुफ्तगू हम मुकम्मल कर लें। खेतदान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो रिजल्ट के बाद में कैसे हैं, क्या हालचाल है आपका, कितना हीमोग्लोबिन बढ़ा, कितना आपका वेट बढ़ा, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद सबसे पहले आपको। रिजल्ट के बाद देखो, हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता नहीं है, बट खुशी की मात्रा है वो एक अनलिमिटेड है हमारे लिए, खासकर मेरी फैमिली के लिए। और जो फ्रेंड जो मेरे तैयारी के दौरान साथ थे, जो रूममेट हो या फिर और भी अन्य सहपाठी हो, तो उनके साथ जब मैंने इस रिजल्ट को सेलिब्रेट किया तो हमारे अंदर काफ़ी खुशी का माहौल था। उसके बाद सोसाइटी ने जो इज्जत दी, जो सम्मान हमें मिला सोसाइटी के थ्रू, तो वो सोसाइटी से जो सम्मान मिला उसको जो पाके ऐसा फील होता है कि सच में अभी कुछ ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, वो शायद आज था, रिजल्ट के दिन ये फील हुआ था। तो गांव वालों ने घोड़ी वोड़ी पे बिठाया आपको? नहीं सर, मेरा जो घोड़ी पे बैठने का ऐसा जो प्रोग्राम है ये ठीक है, आदर्शवादी बातें हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। थोड़ा सा रिजल्ट जैसे ही आया था उसके बाद मेरे कुछ पर्सनल काम थे, वो जयपुर में थे, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मैं उसमें करने लग गया था। फिर उसके बाद हमारे जो प्रोग्राम रखा गया था सम्मान समारोह का, तो जब सम्मान समारोह का रखा गया था प्रोग्राम, वो 10 और 11 तारीख के आसपास था, लेकिन तब अपना पड़ोसी राष्ट्र था वो माना नहीं। अच्छा। तो उस प्रोग्राम में युद्ध काल में आपका सिलेक्शन हुआ? युद्ध काल में जो प्रोग्राम था फिर वो स्थगित किया गया और फिर आगे के लिए पोस्टपोन किया गया था। तो इस वजह से वो जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम जो था वो भी ज़्यादा हो नहीं पाया। तो बस हमने नॉर्मल तरीके से जो सेलिब्रेशन था वो किया, बट खुशी, हमारे जो चेहरे की मुस्कान थी वो नॉर्मल नहीं थी। ठीक बात है। आपके जो बहनोई हैं जसकरण चारण, उनसे मेरी बात हुई थी आपका पॉडकास्ट करने से पहले। मेरे मित्र हैं और आपके बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। एक बात सबसे पहले मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, लड़ाई तब ज़्यादा रोचक हो जाती है जब आप जीवन का सबसे निर्णायक युद्ध अपने लिए लड़ रहे हों। और आप तो उस स्टेज पे आ चुके थे कि आपने बीएड भी किया और आप बीएड के इंटर्नशिप के लिए कोई स्कूल तलाश रहे थे। घर वालों का इतना प्रेशर था कि जैसे तैसे अब खेतदान को कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ये कितना बड़ा ट्रॉमा है अपने आप में कि आप आईएएस का सोच रहे हैं और उसके बाद में लगातार फोर्थ आपका अटेम्प्ट था, 3 अटेम्प्ट आपके खाली चले गए और आदमी टूटता है, आदमी बिखरता है, लेकिन फिर आपने अपने आप को संभाला। ये सब कुछ आपने कैसे मैनेज किया? देखो, इसमें जो ये बीएड वाली जो स्टोरी है वो बहुत खतरनाक स्टोरी है कि अच्छा, ये बताइए। हाँ, कि मैंने 4 अटेम्प्ट दे दिए थे यूपीएससी के, और कंटिन्यू देखो मेरे को सिलेक्शन की जो सफलता मिल रही थी वो आधी आधी मिल रही थी, पूरी किसी में ही नहीं मिल रही थी। 3 आरएस मेंस दे चुका हूँ, ये तीसरा मेंस है। तो मेरे को घर पे कहीं न कहीं एक छोटी छोटी सफलता जा रही थी जो खुशी की थी। किस तरह की सफलताएं मिली आपको, वो बताइए थोड़ा। जैसे 2021 का आरएस का प्री दिया था वो क्लियर हो गया था, मेंस क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद जो 2023 का प्री दिया था आरएस का, वो मेरा क्लियर हुआ, फिर मेंस नहीं हुआ। ठीक है, इस बार वापस जो आरएस प्री का था वो मैंने दिया, वो क्लियर हुआ, बट उसका मेंस अभी बाकी है। ऐसे कैसे 2022 में यूपीएससी का प्री दिया था, वो क्लियर हुआ था, बट उसका मेंस नहीं हुआ था। ठीक है, 2023 में मुझे प्री में सफलता नहीं मिली, तो फिर एक जहां अब देखो मेरी कंटिन्यू कुछ न कुछ सफलता मिल रही थी, बट 23 में मेरे जो प्रोग्रेस थी उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया था। तो ये क्वेश्चन मार्क ये लगा था, बट यहाँ दिक्कत आई थी थोड़ी सी कि इस साल कोई भी इम्प्रूवमेंट हुई नहीं थी। तब फैमिली ने कहा कि अब जैसा कि आपको जसकरण जी ने बताया होगा कि मेरे 4 सिस्टर्स थे, तो 4 सिस्टर्स है, तो उनकी चारों की शादी हो चुकी थी। तो अब फैमिली पे वो था कि पेरेंट्स मेरे काफ़ी एज, मम्मी को एक बहू चाहिए। हाँ, तो पेरेंट्स काफ़ी एज्ड में है कि मैं सबसे 4th नंबर पे हूँ। मेरे जो बड़ी सिस्टर है और मेरे में जो एज गैप है वो 20 साल के आसपास का है।
ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा की एज 65 के समथिंग है। ओहो। तो फिर उनको मेरे शादी किया था, तो फिर बट शादी के लिए सरकारी नौकरी कंपलसरी होती है। ठीक बात है। ठीक है। तो घर वालों को लगता है कि टैलेंटेड तो है, बट वो उनको ऐसा थोड़ा सा, देखो सपोर्ट उन्होंने हमेशा किया है फैमिली ने। पापा ने जब भी कहा इस मामले को, यूपीएससी ट्रैक को कभी छोड़ने का नहीं कहा, उन्होंने कंटिन्यू रहने का, बट उन्होंने कहा कि बीएड कर लो, क्या पता ये 4-6 अटैम्प्ट पूरे हो जाए, जो आपके अटैम्प्ट देने की जहाँ तक नियत है कि देखो ओबीसी में लिमिट 9 है, बट आपके अटैम्प्ट 6 भी पूरे हो जाए, 7 पूरे हो जाए, थक जाओ तो उसके बाद पीटीईटी या बीएड है जो एक ऑप्शन के रूप में रहेगा। तो मेरे को ऐसे कहा गया था कि चलो आप बीएड कर लो, सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, तुम में पोटेंशियल है, निकाल सकते हो इस वैकेंसी को। तो उन्होंने फादर साहब ने कहा था कि इसके लिए कर दो, बट इसके पीछे मेरा एक जो आप कह रहे हो कि प्रेशर हैंडल का, तो प्रेशर हैंडल के मेरे पीछे मुख्य स्तंभ है वो 2 है। ठीक है। एक तो फैमिली देखो इस बात पे सेटिस्फाई थी कि आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बट जो मुख्य स्तंभ मेरे है वो सबसे बड़े जो जीजोसा है और सबसे बड़ी वो दीदी है। अच्छा। ठीक है। उनका रियल लाइफ में इतना सपोर्ट है कि उन्होंने कहा कि तू जितनी तैयारी कर सकता है, तेरे में जितना दम है उतना कर ले। मेरी बड़ी दीदी ने रियल में ये कहा था कि जो घर के काम है वो मैं ससुराल से जाके वहाँ कर लिया करूँगी। कमाल की बात है, आपकी बहन तो और जो बड़ी आपके दीदी का जो सपोर्ट है वो इस सफलता में भुलाया नहीं, भूले जा सकता। अगले 50 साल जब तक रिटायरमेंट भी ना हो, जिंदगी पूरी रहे, तब तक उन्होंने कहा है कि ऋण है आपके जीवन, ऋण बहुत है उनका। तो उन्होंने खुद ने कहा है कि जब तक मैं हूँ तब तक जो उनका ससुराल और मेरे गांव का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर की समथिंग है। तो वो कह रहे हैं जब भी काम पड़ेगा, जब भी काम होगा, मैं पहुंच जाऊंगी, तू आएगा उससे पहले। ठीक है। तो वो सपोर्ट जो था मेरे पीछे इतना था कि देखो फैमिली में जो मम्मी को प्रॉब्लम आ रही थी काम वगैरह की, तो दीदी 3-3 महीने भी रुकी है, ससुराल को छोड़ के 2-2 3-3 महीने रुकी है। तो वो जो सपोर्ट था वो फिर मेरे को मेंटल स्टेप शांति देता था कि चलो ठीक है, अपने घर पे इतनी भी अब दिक्कत नहीं है कि फिर मैं धीरे धीरे दोस्तों के साथ भी इस टाइम को स्पेंड करते करते, तो ये चीज़ें धीरे धीरे भूली जा सकती है। ऐसी है नहीं इतना कि जब आपको लगता है ना पोटेंशियल कि मैं आज नहीं तो कल इस चीज़ को कर दूंगा, तो फिर आप में मेंटल पीस रहती है कि चलो एक बार नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। और फिर 24 में देखो रिजल्ट आ गया, तो वो सारी चीज़ें जो बातें थी अब वो बातें कोई नहीं करता। तो जब पता चला, आपने बताया कि आपकी बहन का आपके लिए इतना अच्छा सपोर्ट रहा, और जब उनको पता चला कि अब खेतदान आईएएस बन गया है, तो क्या रिएक्शन था उनका, क्या कहा उन्होंने? और वो भावुक थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, बताइए उनके बारे में थोड़ा। हाँ देखो, जैसे रिजल्ट आया, फ्रेंड ने बताया था रिजल्ट आ गया सबसे पहले तो। आपको भी नहीं पता था? नहीं, हम वीडियो कॉल पे थे उस टाइम। अच्छा, आप और आपके रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। तब फ्रेंड को पता रहता है, यूपीएससी पूरा ग्रुप है, फ्रेंड को पता रहता है कि रिजल्ट आएगा, बस 10 मिनट में आया, 5 मिनट। तो वीडियो कॉल पे थे, तो उन्होंने कहा कि तेरी रैंक लग गई, तो मैंने माना नहीं। अच्छा। क्योंकि वो मजाक करने की आदत है, फ्रेंड है, करते हैं। उससे जस्ट आधे घंटे पहले उन्होंने की भी थी कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, फ़ोन काट दिया उन्होंने। तो मैं पीडीएफ ढूंढने लग गया, बट उन्होंने थोड़ी देर बाद वापस करके और क्या लग रहा है तेरे को, तो वो एक पहले मजाक कर चुके थे। जब रियल में आया फिर लगा कि भेड़िया आ गया, भेड़िया तो आ गया। वो भेड़िए वाली स्टोरी हो गई। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर उन्होंने कसम खाई हो गया। फिर मैंने जैसे ही मैंने कहा चलो आप फ़ोन काटो, मेरे को पेरेंट्स को बताना। फिर पेरेंट्स को बताया था, वो खुश थे कि वो लास्ट में कि हाँ लग गए, ठीक है, फाइनल नाम आ गया। मैंने कहा हाँ। नहीं, मैं आपकी और जो आपकी बहन की बात, फिर दीदी को बात, फोन 30 नंबर दीदी का लगा कि दीदी को फ़ोन लगाया, दीदी को कहा कि दीदी नंबर आ गया है और 689 रैंक है। तो क्या अच्छी बढ़िया बात है, मतलब सरकारी नौकरी क्लियर कट लग गई है ना, नौकरी तो लग गई, या इसके बाद और कुछ स्टेप होगा। आईआरएस मुद्दा नहीं था, मुद्दा सरकारी नौकरी मुद्दा ये था कि लग गई नौकरी। हाँ। बट ये कि देखो यूपीएससी में स्टेज बहुत है कि मान लो मेंस आया, फिर इंटरव्यू आया, अब वो पूछते थे कि मतलब फाइनल कब लग रही है, फाइनल का कि अब इसके बाद और कोई एग्जाम तो नहीं है ना। तो मैंने कहा कि नहीं, अब ये कोई नहीं, अब नौकरी पक्की हो चुकी है, अब जो भी होगा आगे ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग और सैलरी की बात होगी, इसके बाद अब कुछ। तो फिर वो खुश थे, फिर जीजू शाह को बताइए, फिर इतने में तो फिर वो हंगामा मच ही जाता है। फिर बहुत सारी दीदियों को उन्होंने खुद ने कॉल कर लिए। फिर देखो सबको पता है कि साथ उनका है, तो फिर जो जो लोग मेरे को बधाई देने के प्रयास कर रहे थे, तो फिर वो उनके पास बधाइयाँ भी जा रही थी, तो फिर उनका काफ़ी खुशी का माहौल था। तो ये बताइए, आपका आईएएस बनने का सपना पूरा हुआ है या मास्टर बनने का सपना टूट गया है? नहीं, मास्टर का कोई सपना नहीं था। मास्टर एक देखो सपना नहीं था, बट पेरेंट्स कह रहे थे कंटिन्यू की नौकरी लगना जरूरी है अपने को, और थोड़ी जल्दी चाहिए थी। अब देखो 23 तक मैं आराम से बैठा था कि चलो कोई ना, 2 साल 3 साल लेट, बट 24 में मुझे ये एहसास था कि अब मुझे जॉब चाहिए। फिर बस इस बार निकालना है, इस बार जॉब चाहिए। यदि ये नहीं होता है 24 का प्रीलिम्स, तो फिर मुझे
बीएड करके अपना काम करके फटाफट जॉब लेनी है। तो उस एक साइड ऑप्शन के रूप में था, बट जैसे ही मैं लगता टीचर तो फिर वापस आईएएस की तरफ आता। मुझे एक बात समझ में आई है कि हर आदमी सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं होता कि लाइफ का एक ही गोल है, बस क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं है। मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं जो आपके सेमिनार्स लेने के लिए आते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यूपीएससी मतलब कि बस सिंगल टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, आईएएस बनने के लिए तमाम तरह के वो टिप्स देते हैं। क्या लगता है कि मैं दूसरे किसी यूपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ, दोनों के बीच में एक बात मुझे बहुत कॉमन मिली है कि जब तक प्लान बी नहीं हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट को कि क्या अपने पास में कोई एक प्लान बी ऐसा होना चाहिए कि आप जैसे तैसे सर्वाइव कर जाएं? देखो प्लान बी ऐसा है, देखो यूपीएससी ऐसा एग्जाम है कि जहाँ से इनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्लान बी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्लान बी रखो नहीं, ये भी गलत है, और प्लान बी रखो ये ठीक है बात, बट एक डेडिकेशन है वो एक के प्रति होना चाहिए। प्लान बी वो प्लान ही होना चाहिए। देखो जैसे सिविल सर्विस की मैं कर रहा हूँ यूपीएससी की, तो अब मेरा डेडिकेशन जो पूरा था, मैंने पीटीईटी का एक भी दिन कॉलेज की तरफ नहीं बिताया, बट मेरा डेडिकेशन पूरा था वो यूपीएससी की तरफ था, ठीक है। अब प्लान भी वो पीछे तैयार हो रहा था मेरा, वो प्लान भी तब था जब मैं इसमें पूरी तरीके से हार जाऊंगा या हार मान लूंगा, तब मेरे को कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा। तो जब आप अपना एक डेडिकेशन एक सर्विस की तरफ दे रहे हो, उसके बाद प्लान बी को अपने पीछे तैयार होने दो। आप जैसे मैं सिविल सर्विस की कर रहा हूँ, इसके साथ मैंने एमए की डिग्री की। एमए की डिग्री इसलिए क्योंकि यहाँ से कहीं से बच जाऊँ तो मैं फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाऊँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए मैं नेट जेआरएफ के एग्जाम दिए, मेरे 3 बार नेट निकला। तो मेरा इसके पीछे सिंपल मोटिव यही था कि जब भी इसके साथ मेरे साथ यहाँ कुछ ट्रेजेडी हो, देखो इनसर्टेनिटी है, नहीं पता कि निकले नहीं निकले, तो जब मेरे साथ यहाँ कुछ गलत होता है तो मेरे पास एक स्कोप बचता है कुछ करने के लिए, क्योंकि लाइफ 29 या 30 साल के बाद लाइफ तो खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। 30 साल बाद अब मैं क्या करूँगा जब नहीं निकलता, तब मेरा प्लान बी एक्टिवेट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं प्लान ए के साथ प्लान बी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि तो मैं मोस्ट ऑफ जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको वो भी देखो ऐसा ही करते हैं, सबके पास सबके प्लान बी होते हैं, क्योंकि इसमें किसी को भी पता नहीं रहता कि मेरी रैंक कौन सी आने वाली है या रैंक आने वाली भी है। तो प्लान बी सबके पास होते हैं, सब डिग्री कॉलेज से डिग्री करते हैं, सब पीएचडी होल्डर होते हैं, सब पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। देखो प्लान बी नहीं होता आप अंडर ग्रेजुएट की बात करो ना, सिंपल बात है। जिनके प्लान भी नहीं होता वो ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन के बाद करो तैयारी, पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत कहाँ पड़ रही है आपको, पीएचडी की जरूरत कहाँ पड़ रही, पीएचडी भी तो एक प्लान बी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी तो एक प्लान बी है। तो प्लान बी सब करते हैं। ठीक बात है। और आपके बारे में तो मुझे ये भी पता चला कि आपने न केवल टारगेट बदला, आपने तो मौसम की तरह प्लान भी बदले हैं। पहले आपने हिस्ट्री के साथ में एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में फिर आप साइकोलॉजी में आए, और उसके बाद में आप सेलेक्ट हुए हैं हिंदी लिटरेचर से। ये कमाल की स्ट्रेटजी है। 3 आपने सब्जेक्ट बदले। चलता क्या था आपके दिमाग में कि भाई करना क्या है, इतनी जल्दी तो सब्जेक्ट बदलना, फिर से नया सब्जेक्ट तैयार करना ऑप्शनल के तौर पे थोड़ा सा समझ से बाहर मामला है। देखो मेरा सिंपल है, कोई चीज़ किसी तरीके से नहीं हो रही है तो तरीका चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चीज़ आप पहले वाली भी तो आपने ही तैयार की थी, तो दूसरी चीज़ भी आप ही तैयार कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि मैं जो सब्जेक्ट लेने जा रहा हूँ, और आपने देखा होगा तो मेरा जो सब्जेक्ट चेंज किए वो एक भी टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं थे, सब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट थे, और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट आप बैठ के कर सकते हो। ऐसा कोई फिजिक्स का रॉकेट साइंस नहीं है जो तैयार नहीं की, मैंने स्पेसिफिक जाके तैयार की, ठीक है। तो दूसरा, आप जो सब्जेक्ट बदलने की बात कर रहे हो, तो सिंपल लॉजिक है कि आपको एक मंजिल तक पहुंचना है, आप गलत रास्ता चुन रहे हो तो रास्ता चेंज करो, सही रास्ता चुनो, ठीक है। तो मैंने नए नए रास्ते ट्राई किए थे, तो उन रास्तों में मेरा पहला हिस्ट्री पढ़ा था, मुझे लगा कि मेरे से ये ट्राई किया मैंने खूब, उसमें मेरे को एक वर्ल्ड हिस्ट्री में दिक्कत आई कि वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टेटमेंट है और इतना स्कोरिंग मेरे को लगा नहीं, कंटेंट के हिसाब से चेंज किया, ठीक है। फिर दोस्तों ने कहा फ्रेंड सर्किल काम आता है यहाँ कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट था वो मेरा सेकेंड बेंच में काम आया कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, केडी बहुत छोटा है और तुम इसको आराम से तैयार कर सकते हो, और तुम्हें सोसाइटी की समझ है कि लोगों से आपको इस टाइप के है कि आप एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो बेसिक लाइफ के। मेरी आदत सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई है, बेसिक लाइफ के एग्जाम्पल उठा, जो समाज में दिखता है वही एग्जाम्पल सीधा कोट करता हूँ, ठीक है। तो क्या आप सोसाइटी कर सकते हो, तो मैंने सोसाइटी को ट्राई किया, बट सोसाइटी के साथ ये प्रॉब्लम हुई कि मैंने जो सोसाइटी में थिंकर वगैरह आते हैं, तो मैंने उनका एक इंस्टीट्यूट है बाहर का, देखो नाम लेना ठीक नहीं है, तो मैंने उस इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाए और मैंने पढ़ना शुरू किया सेल्फ, ठीक है। बट जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे के आया तब मुझे पता लगा कि ये जो मैं नोट्स पढ़ रहा था वो 2005 के। ओह,
और मैं एग्ज़ाम दे रहा था 2022 में, कमाल। ठीक है। तो वो धोखा हुआ मेरे साथ। तो जिस साल मैं उस साल मेंस से फेल हुआ, तब मेरे साथ ये मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ कि मैं आज मेरी वजह से फेल नहीं हुआ था, किसी इंस्टीट्यूट की वजह से, किसी कंटेंट की कमी की वजह से या किसी गलत की वजह से मैं फेल हुआ था। फिर उसके बाद जो साथ के दोस्त थे वो सिलेक्टेड है, आपने नाम सुना हुआ IPS मोहन मंगावार, वो जो और है स्टूडेंट, वो हिंदी लिटरेचर से है। तो वो साथ में थे, तो उनको मेरी कैपेबिलिटीज थी, वो पता थी कि देखो ये आदमी 2 महीनों में सोशियोलॉजी तैयार कर सकता है, तो हिंदी लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट है वो बहुत आसान से तैयार कर सकता है। उसके बाद में आपने फिर हिंदी उन्होंने कहा लिटरेचर कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये ले लो। फिर उसको ट्राई किया, उसको स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ा, ठीक है। तो मेरे को स्ट्रेटेजिक वे थोड़े बहुत मैं तौर तरीके ऐसे देख के अपना तोड़ मोड़ के अपना काम जैसे हो सकता है, मैं बेसिकली ऐसा नहीं है कि आदर्शवादी की तरह पूरा सिलेबस जुगाड़ू होना चाहिए आदमी को। जुगाड़ू आदमी, मैं प्रॉपर जुगाड़ू तरीके से अपना सिलेबस करके और अपना जितना मिनिमाइज कर सकता हूँ मैं सिलेबस को, वो किया सिलेबस को। और वहाँ जो आया सीधा मैं लिख के जो मेरे स्ट्रेटेजी थी उस तरीके से लिख के आया। तो लिटरेचर में 262 नंबर्स थे, वो इस साल के हिसाब से काफ़ी ठीक थे। तो इस साल ये रास्ता ठीक मिला। तो आपको नहीं लगता आप अगर इंग्लिश मीडियम से होते तो आपकी रैंक कुछ ज़्यादा अच्छी हो सकती थी? क्योंकि यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम का बहुत अच्छा वर्चस्व है, हिंदी मीडियम अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो डिफरेंस है वो क्लियर कट दिखाई देता है। रिजल्ट का जो रेशियो है 95 और 5% के समथिंग रहता है। क्या कारण मानते हैं आप इसका? इसका देखो सिंपल लॉजिक, एक तो प्रीलिम्स, हम प्रीलिम्स का रिजल्ट देखते हैं तो 14,000 लोग लगभग पास होते हैं। इसमें से अब तक मैक्सिमम 800 लोग ही है जो हिंदी मीडियम से पास हुए हैं प्रीलिम्स में। तो यहाँ रेशियो वही दिख जाता है, 14,000 में से 800 है मैक्सिमम। देखो कभी गए नहीं, पर मान के चलते हैं लास्ट 1000 हो जाएंगे। तो आप रेशियो देखो, एक तो 13,000 लोग इंग्लिश मीडियम से बैठे हैं, 1,000 लोग यहाँ बैठ रहे हैं। तो ये रिजल्ट का रेशियो यहीं दिख गया कि भाई इसी रेशियो के साथ चल रहे हैं मेंस में और फाइनल लिस्ट में, तो भी ये लगभग 90-10 के आसपास या 85-15 के आसपास दिख जाता है। तो हमें प्रीलिम्स में लगभग छांट दिया जाता है CSET की वजह से, क्योंकि जो हिंदी मीडियम है पूरा वो किससे, ह्यूमैनिटीज से, ठीक है। ह्यूमैनिटीज को हट क्या पड़ती है CSET में है, तो रीजनिंग आती है कॉम्प्रेंशन, तो वहाँ से CSET से हिंदी मीडियम काफ़ी सारा साइड में हो जाता है, ठीक है। बट CSET का पेपर पिछले 2 सालों को छोड़े तो बाकी करने योग्य आता था, तो कर सकते थे। बट यहाँ हम कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम खुद की गलतियों से पीछे रहता है, और कुछ टेक्नोलॉजी जो उसके वर्ड आते हैं पेपर प्रिंटिंग से जो हिंदी में टाइप होके वर्ड आते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो एक तो ये वजह हो सकती है, ठीक है। दूसरा जो मेंस में ये वजह रहती है कि अपन बात करते हैं कि जो मेंस का GS का पोर्शन है, GS के पोर्शन में इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, हिंदी मीडियम में ट्रांसलेटेड नहीं है इतना, ठीक है। कुछ टीचर भी इतने इंग्लिश मीडियम के जितने हाई प्रोफाइल टीचर होते हैं DU JNU से जो पढ़ के आते हैं वो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी से, तो उनके हाई प्रोफाइल टीचर के आगे थोड़ा हिंदी मीडियम में टीचर की भी अवेलेबिलिटी है उस क्वालिटी की नहीं है, अच्छा, ठीक है। तीसरा जो GS का उनका जो कंटेंट है वो कंटेंट इतना अच्छा है, और उनके जो वैल्यू एडिशन की जो क्लासें होती है वो इतनी अच्छी होती है कि वो जहाँ उनका स्कोर 440 450 से स्टार्ट होता है, वहाँ हमारा स्कोर 370 से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका, ठीक है। नॉन सेलेक्टेड का तो 350 और 330 तक कंप्लीट हो जाता है, बट जो सेलेक्टेड है उनका स्कोर 370 से शुरू होके 395 तक ख़त्म हो जाता है, ठीक बात है। जो इंग्लिश मीडियम में यही स्कोर है 440 से शुरू होके ऊपर तक जाता रहता है, ये 470 तक भी पहुंचता है। तो ये जो 50 से 60 नंबर का गैप है, ये 50 से 60 नंबर का गैप बहुत होता है, ये पीछे और नहीं ये हो रैंक पाता। गड़बड़ कर देता और है, ये रैंक गड़बड़ हिंदी मीडियम वालों को इसमें काफ़ी पीछे रह काफ़ी, जाना। देखो फर्स्ट रैंक हिंदी मीडियम की वो 137 पे इस साल, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी कमजोरी बात है कि हिंदी मीडियम जो मीडियम 2 ही है, या इंग्लिश या हिंदी, खैर बाकी भी है, बट जो मीडियम है वो या तो हम टॉप 10 में एक आधा तो होना ही चाहिए 10% रिजल्ट के हिसाब से, बट वो कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि नहीं रह पाता है। कुछ हमारी कि आप सुदूर बाड़मेर से यूपीएससी तक पहुँचे हैं, उस क्षेत्र से जहाँ के बच्चों की इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर होती है, सरकारी स्कूल से निकले हुए बच्चे होते हैं। बाड़मेर की हालत चलिए ठीक है, अब एक ठीक ठाक डेवलपमेंट की तरफ बाड़मेर है, लेकिन पीछे की स्थितियां हम सबको पता है, और राजस्थान पूरा रूरल इलाका है, या फिर हम रूरल इंडिया की बात करें, वहाँ पर एक जो इंग्लिश मीडियम है पूरी तरह से कुंडली दाब के बैठ गया है यूपीएससी की। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, इंस्टीट्यूट्स को इस पे सोचना चाहिए, कैसे ये सारा जो सिनेरियो है वो बदल सकता है, कैसे ये चेंज होगा, क्योंकि बहुत लंबी डिबेट है, बड़े बड़े लोग इस पर बात करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है।
देखो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से नो डाउट कि थोड़ा मेंटल होते हैं, वो डेवलप होता है, माइंड उनका काफ़ी डेवलप होता है। अच्छा। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके बहुत सारी क्लासें होती है, उनमें अदर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, वो बहुत होती है। अपने क्या होता है गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में यही है कि क्लास चले जाओ सुबह, ठीक है, उसके बाद पढ़ाया जाएगा। देखो नॉर्मल हिंदी मीडियम प्राइवेट की भी बात कर रहे हैं साथ में, क्या करेंगे 8 क्लास लग जाएगी, टीचर आ जाएंगे, आपको पढ़ा देंगे, जो किताब में लिखा हुआ है वो पढ़ा देंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपने कुछ नहीं होते। आप इंग्लिश मीडियम के देख लो, फर्स्ट ईयर जो प्रेफ LKG के बच्चे, उनकी भी टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है। अभी अपन ने हिंदी मीडियम अब से स्टार्ट किया है, बाकी वो पहले से ही और काफ़ी ज़्यादा आगे। ठीक है, तो वो उनकी माइंड देखो, उनकी सोच देखो, वो कैसे बच्चे को तैयार कर रहे हैं। तो फिर वो जो अपने कहते हैं रटाफिकेशन, हाँ, उनमें रटाफिकेशन नहीं है। ओके। इंग्लिश मीडियम वालों, देखो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम पीछे हैं तो एनालिटिकल पीछे पढ़ते हैं वो एनालिटिकल पीरियड हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो यदि हमारा जो प्राइमरी स्कूल पे है ऐसा कुछ चेंजेज आए कि हमें भी जो रटाफिकेशन है उस पर जोर न दे और हमें भी एनालिटिकल बनाए, हम भी चीज़ को सोच समझ के पढ़ें, तो हमारा माइंड डेवलप होगा। नहीं तो हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉपी तक आ जाएगा बट बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक बात। तो ये प्राइमरी लेवल पे चेंज हो तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरा, जो बाहर की जो सोसाइटी है उनके न्यूज़पेपर देखे हो आपने, द इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उनकी क्वालिटी अपना दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका कभी भी होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या पता अपना जो न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल है वो एक अच्छे लेवल का दे, ताकि हमें हिंदी मीडियम वालों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, हम इंडियन एक्सप्रेस की तरफ या उनकी तरफ नहीं भगें कम से कम। देखो हमें वो अच्छे लगते हैं, हम उनको पढ़ते भी हैं, बट हमारे पास जब घर में ही सोर्स हो हिंदी में अवेलेबल, तो हर कोई पढ़ लेगा, हर कोई पढ़ लेगा, तो हमारा भी एनालिटिकल जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट इनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ही तरीके के वही सब्जेक्ट पढ़ा लिए जाते हैं, वही चीज़ हम करते हैं। उसमें कुछ नया लाए या फिर उसमें क्रिएटिविटी लाए, ठीक है, या फिर उसको कैसे प्रेजेंट करना है ये सिखाए। देखो इंग्लिश मीडियम एक तरीके को, एक चीज़ को 20 तरीके से प्रेजेंट करना सिखाता है। ये मुझे अच्छी बात लगी कि आप इंग्लिश मीडियम वालों पे जैसे एक कहते हैं कि शिकायत ना करके उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, वो तारीफ है उनकी, वो करते हैं, वो करते हैं। देखो रिजल्ट एक आदमी नहीं ले आता, स्टूडेंट नहीं लाता, रिजल्ट टीचर का आता है। ठीक है, जब टीचर खुद सपोर्ट करेगा ना कि आप इस चीज़ को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी जैसे मेरी एक सफलता है तो मेरा एक का हाथ नहीं है, फैमिली है, मेरे टीचर है, टीचर ने बताया कि इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इस चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक बात है। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, वो दोस्तों से आई है या टीचर से आई है, और खुद मैंने मेहनत की कुछ चीज़ पे, सब चीज़ों पे मैं अकेला मेहनत नहीं कर सकता। ये क्या है, इंस्टीट्यूट जो हिंदी मीडियम के है, वो जो बाकी सारे और इंस्टीट्यूट है या सब है, वो मेहनत करें ना अपने बच्चों पे, खाली एक कोर्स या सिलेबस करवाने से कुछ होता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करे, या और भी कोई मेंटोर्स है। ऐसा नहीं है कि खाली एक टीचर जो क्लास में पढ़ाता है वही, डेस्क जॉब जो कर रहे हैं और फैकल्टी मेंबर, तो वो मेंटोर्स है, वो बताए कि इस चीज़ को आप ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो। हिंदी मीडियम में मेंटोर्स वाली जॉब अब आने लगी है। ठीक बात है। ठीक है, बात पहले नहीं थी, पहले मेंटरशिप नहीं थी। इंग्लिश मीडियम बहुत पहले से कर रहा है ये काम, तो वो इतनी जड़ें मजबूत जमा के बैठा है कि आप उसको बिखेर नहीं सकते आसानी से, या उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो अब हम यदि मेंटोर वाले प्रोग्राम में ज़्यादा चलाए और सच में मेंटोरशिप चलाए, मेंटोर प्रोग्राम का नहीं कि एक एडमिशन ले लिया और फिर हो गया, सच में मेंटोरशिप चलाएं, सच में वैल्यू एडिशन का काम करें। तो देखो हिंदी मीडियम का पिछले साल एक इस जो 23 का रिजल्ट छोड़ दे तो उससे पहले कंटिन्यू रिजल्ट बढ़ रहा था, तो ये थोड़ा बहुत उसका ही परिणाम था। ऐसे कैसे हम और करें, काफ़ी ज़्यादा करें तो हो सकता है रिजल्ट अभी 5% है, 10, 15, 13, देख ग्रेजुअल बढ़ेगा, सुधार होने की उम्मीद है। सुधार की उम्मीद है। चलिए खैर, ये सब तमाम तरह की बातें हैं, और फाइनली लब्बुलुआब ये है कि अब खेतदान चारण गिरते पड़ते दौड़ते रेंगते अब यूपीएससी के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, पीछे का अपना एक संघर्ष है। खेतदान जी, मुझे आपकी जो यूपीएससी बिरादरी है, जो यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, उन लोगों से मुझे थोड़ी सी एक शिकायत है। शिकायत नहीं है, या कहूँ कि मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ उन लोगों को, कि सेलेक्ट होने के बाद में थोड़ी शराफत भरी बातें करते हैं, और उस स्ट्रगल को इस तरह से बताते हैं जैसे कि यूपीएससी नहीं काला पानी होके आ रहे हैं। जैसे मैगी खा के पेट भरते थे भाई, 3 साल की रातें काली की हैं, कभी सोशल मीडिया नहीं चलाया, कभी पार्टी नहीं की, कभी आवारगी नहीं की। मतलब इस तरह से जैसे लगता है ना, जैसे कि यूपीएससी ना हुआ एक द्वितीय विश्व युद्ध का यातना शिविर हो गया। जैसे आपको देखिए कि बाल सवरे हुए हैं, चेहरे पर बेइंतहा नफाशत है, देखकर लग रहा है जैसे खूब सारी बदमाशी करने के बाद में यूपीएससी क्रैक किया है, और शायद यही वजह रही होगी कि
3 अटेम्प्ट आपके जो है वो फाउल चले गए। तो मेरा जो आपसे सवाल पूछने का मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एक एन्जॉय के साथ में भी तो पढ़ाई की जा सकती है, थोड़ी बदमाशियों के साथ में भी तो पढ़ाई की जा सकती है, थोड़े सलीके से भी तो पढ़ाई की जा सकती है। आपका बताइए कि इस मामले में क्या सोचना है, कैसे पढ़ाई की आपने, क्या आपने भी कभी सोशल मीडिया नहीं चलाया या आपने कभी पार्टी नहीं की, क्या है आपकी यात्रा? देखो ये तो ठीक है कि जो टॉपर्स बताते हैं खैर उनकी लाइफ में, देखो टॉपर्स है तो नो डाउट कोई देखो 10 में से 5 भी रहे होंगे तो ठीक है, कोई बता रहा है तो सही बात है, बट उनका वो व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत लाइफ है, क्या पता है किसने कैसे जी। मैं मेरा ये कह सकता हूँ कि देखो मैंने जो ज़िंदगी है वो सामान्य तरीके से जी, ना तो अत्यधिक खुद को पीड़ित किया कि पढ़ना ही पढ़ना है, और ना अत्यधिक इस प्रकार के इंजॉय किए कि मतलब किताब छूट जाए मेरी। दोनों को मैं बैलेंस करके चलाऊँ। जैसे जब इतना पता था मेरे को कि जो 6 घंटे हैं वो अपने को किसी भी हालत में 6 घंटे निकालने हैं। कोचिंग 6 घंटे काफ़ी कोचिंग के, हाँ 6 घंटे पढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये जो 16 घंटे वाली जो डिबेट चलती है भाई कि 16 घंटे पढ़ के यूपीएससी निकाली है, रातें काली करके यूपीएससी निकाली है, ये क्या मामला है? ये जो 16 घंटे और ये शायद स्टोरी है वो प्रीलिम्स से स्टार्ट के जैसे प्रीलिम्स आ रहा है उससे 15 या 20 दिन पहले की हो सकती है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स जस्ट आ सकता है, जस्ट आता है उस टाइम आपको 15 या 16 दिन पहले आपको लगता है कि सच में कुछ सीरियस होते हैं जिनको लगता है कि यार तैयारी नहीं है, तैयारी वो तैयार होते हैं बट उनको लगता है तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं, फिर वो 2-3 मॉक टेस्ट देते हैं एक दिन में, फिर वो रिवीजन हर दिन एक या 2 बार रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग करते हैं तो उस टाइम की स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो उनकी मेंटलिटी है वो उन हिसाब से वो ठीक हो सकते हैं। बट मेरा पर्सनल यही था कि मैं इसी प्रकार का कि सामान्य ज़िंदगी जीते हुए जितने की जा सकती थी सामान्य ज़िंदगी में? सामान्य ज़िंदगी यही थी कि देखो सुबह उठा और कोचिंग गया, अपना काम किया, 4-1 घंटों की कोचिंग होगी, उसके बाद आया नॉर्मल जैसे 7 से 11 कोचिंग चला गया, ठीक है, 11 बजे आ गया, 11 से 1 बजे तक अपने काम किए, फ्री हुआ, ठीक है, जो भी घूमना था, फिर 1 बजे क्या ही घूमते, मोबाइल चलाया अपना, ठीक है। अच्छा, मोबाइल तो चलाते थे? हाँ, मोबाइल चलाना ही पड़ता है, मोबाइल रील्स भी देखते थे? मोबाइल बिना जिंदगी अधूरी है, ठीक है, ठीक है, तो मोबाइल चलाया, काम किया, फिर 2-3 बजे लाइब्रेरी चला गया, ठीक है, 2-3 बजे आसपास लाइब्रेरी चला गया, 2-3 में अपन ने नॉर्मल तैयारी की, 5-6 बजे तक पढ़ लिया, 6 बजे अपने दोस्तों के साथ चला जाओ, ठीक है। दोस्तों के साथ बैठते नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक जो कहते हैं ना मानसिक तनाव वो वहीं दूर होता है, ठीक है, उनके साथ बैठो। देखो चाय मैं नहीं पीता हूँ, ठीक है, अच्छा, बट मैं थड़ी पे बहुत बैठा हूँ। क्या बात कर रहे हो? चाय नहीं पी, बट थड़ी पे बैठने का एक अलग आनंद है कि आप नहीं पी रहे हो बट 4 लोगों को देख रहे हो, सुन रहे हो, फिर अपनी भी बात रख रहे हो। पढ़ाई की बात नहीं थी वो, हंसी मजाक की बातें थी, एक दूसरे को टीज करना, वो वाली चीज़ें थी। तो 1-1.5 घंटे घूमे, बैठे थड़ी पे बैठे, पार्क में गए, घूम लिए, ठीक है, नॉर्मल डे की ये लाइफ थी। अपना ज़िंदगी जिया, 8-1 बजे तक आए, खाना वाना खाया, 9 बजे तक, 9 से शाम को 11 बजे तक अपना पढ़ाई की, एक और कोई टॉपिक लिया सिलेबस का, उसको निपटाया 11-1 बजे, फिर शाम को 11-11:30 तक वापस मोबाइल चलाया, वापस मोबाइल चलाया, 11:30 बजे के आसपास सो क्या चलाते थे मोबाइल में? क्या चलाते थे? वही जैसे कि क्या मोबाइल में वहाँ भी कोई मोटिवेशन का वीडियो देखते थे? नहीं, मोटिवेशन नहीं, यूट्यूब में बहुत सारी स्टैंड अप कॉमेडी आ सकती है। अच्छा, ठीक है, दोस्त है तारक मेहता देखता था, उसके साथ। अच्छा, तारक मेहता देखते थे आप? दोस्त है वो देखते थे, तो फिर खाना खाते खाते वो भी हो जाते थे, ठीक है, तो ऐसी जिंदगी चलती है। फिर उसके बाद 11:30 तक सोए, अपना काम हुआ, सुबह कोचिंग गए। फोन वाला थोड़ा सा बताइए, मतलब यूट्यूब पे क्या क्या देखते थे? यूट्यूब में यही है कि देखो स्टैंड अप कॉमेडी, और मेरे को क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक। नहीं, वही तो, कौन स्टैंड अप कॉमेडी में आपको कौन पसंद है? बस्सी देख लो। कौन? बस्सी, अनुभव सिंह बस्सी। अच्छा, हर्ष गुजराल है, इसको देख लो। जाकिर खान को नहीं देखा? जाकिर खान है, बिल्कुल, जाकिर खान को तो वही कि मर्द को दर्द नहीं होता होगा पर ठंड तो लगती है, ठीक है, तो वो वाली सारी कॉमेडी की चीज़ें वो देखो देखनी पड़ती है, नहीं ताकि सुबह जाना था ना। आपने देखा होगा मजदूर होता है, मजदूर काम पे जाता है, रात को आते वो अपना देसी पैक का जुगाड़ करता है। अच्छा, वो क्यों करता है? क्योंकि उसको सुबह वापस काम पे जाना है, एनर्जेटिक रहना है, उसको एनर्जी चाहिए, जो आज के दिन का गम है वो उससे भुलाना है। नहीं, यूपीएससी वाले भी पैक का जुगाड़ कर लेते हैं। तो अब मैं पीता नहीं था तो मैंने कुछ अल्टरनेट ढूंढा ना कि अब मेरे को क्या, देखो हर किसी को पी के शांति मिलती है, ठीक, अपन ने ये ढूंढा कि दोस्तों के साथ बैठ के अपने को अच्छा लग रहा है। दोस्त पीते थे? नहीं, दोस्तों के साथ दोस्त चाय तक। शरीफ दोस्त बना लिए सारे आप? हाँ, दोस्त शरीफ थे इस मामले में, दोस्त भी शरीफ थे थोड़ा, इस मामले में मैं भी शरीफ हूँ, पिया वगैरह नहीं है, नशा नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये करके फिर अपना स्टैंड अप कॉमेडी देखा, और जिस दिन मैच होता था उस दिन ये टाइम बढ़ जाता था। क्रिकेट देखते थे? हाँ, क्रिकेट का आज तो पूरा साउथ अफ्रीका वाला मैच देख के फिर फ्री हुआ,
अच्छा, आज पूरे दिन क्रिकेट देखा है आपने? हाँ, पूरे दिन तो नहीं, बट 3-1 घंटे ही चला, आज कम ही चला था। ठीक है, तो जीत गए थे अच्छा, टाइम पे। आईपीएल देखते हो आप? आईपीएल देखा, ये अभी तो फ्री बैठे थे, अच्छा, 7 फरवरी को इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आईपीएल ही देखा। आईपीएल में ड्रीम 11 खेला आपने कभी? नहीं, ड्रीम 11 नहीं खेला। नहीं, ड्रीम 11 तो वैलिड है। वैलिड है, बट ये इस टाइप की नहीं कि हाँ बस देख लिया बहुत है। हाँ, बट ये फिर वो एक आप कह रहा हूँ जो अतिवादी कंडीशन कहता हूँ मैं। अच्छा, मैं मध्यम मार्गी रहा हूँ ना, एक्सट्रीम रहा हूँ, इस साइड ना इस साइड। हम्म, देखो, बट वो वाली ड्रीम 11 वाला जो काम है वो मत करो, क्योंकि ये अपन कहते हैं कि लीगल इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है। ठीक है, तो वो वाली वित्तीय और एक जोखिम यूपीएससी एस्पिरेंट वित्तीय जोखिम नहीं उठा नहीं सकता। उठा सकता। यही कहना चाह रहे हो आप? हाँ, तो नहीं, आप बाकी को भी नहीं उठानी चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ कि प्लीज जो भी खेल रहे हो ड्रीम 11 वाले, हाँ। ये एक टाइप से सट्टा ही है, बस लीगल है बट सट्टा तो है। अच्छा, आप इसमें क्या कर रहे हो, आपकी खुद की जीरो मेहनत है, बस वो आप कह रहे हो कि गेम ऑफ स्किल है। एक गेम ऑफ लक होता है, एक गेम ऑफ स्किल होती है। अब ये गेम ऑफ स्किल किस बेस पे आपने लिया? केएन पोलार्ड को नहीं चला तो इसमें क्या स्किल देखिए? क्या मतलब कोई कहता है मैदान देख के, पिच देख के, पिच और मैदान तो ठीक है काम करते हैं, बट जीरो पे आउट खिलाड़ी तो हो ही सकता है, उसमें आपने तो कुछ किया नहीं, तो ये एक सट्टा ही है बस। ठीक है, अब आप इसको लीगल कह के नेशनल कर्म पर भरोसा करना चाहिए व्यक्ति हाँ, को। जब खुद के हाथ की मेहनत का हो तो करो ना, उस पर भरोसा। खुद खेल लो, किसी और से मैच ले लो। कौन था आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन था? देखो, अभी तो आरसीबी को और विराट की तरफ जा रहे हैं, विराट कोहली की तरफ। विराट कोहली। बट एक टाइम था जब सुरेश रैना और थाला आर्मी में थे। सुरेश रैना क्या कमाल के क्रिकेटर, कमाल के फिनिशर। तो मिस करते हैं आप? हाँ, बट वो अब लीजेंड लीग होती है, जो सीनियर प्लेयर खेलते हैं तेंदुलकर, और वहाँ रैना खेलता है, तो वहाँ आज भी देखता हूँ कि वहाँ मैच हो रहा है सुरेश रैना का, तो एक उनकी पारी। मुझे ना बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि सुरेश रैना उनके फेवरेट क्रिकेटर हैं, क्योंकि मैं खुद सुरेश रैना को बहुत ज़्यादा लाइक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट क्रिकेटर हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, लेकिन वो ये मेंशन करते हैं कि सुरेश रैना उनका फेवरेट। क्या क्या खास बात लगी आपको सुरेश रैना के क्रिकेट में? सुरेश रैना का देखो खेलने का तरीका बहुत अग्रेसिव है, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि आया और गेम को याद, ये वो उसका एक क्लियर कट तरीका है, गेम को या तो इस पार करके चला जाएगा, उस पार करके चला जाएगा। ठीक है, उसने फास्टेस्ट पारी आईपीएल की उसी आदमी ने खेल रखी है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका। दूसरा, उनकी फील्डिंग देखो, और एक कमाल की ठीक है ना। फील्डिंग में जो इंडिया में जो था, इंडिया पहले चलती थी या तो बैटिंग के भरोसे या बॉलिंग के भरोसे मैच जीतने की कोशिश कर रहे थे, बट जो फील्डिंग के भरोसे जो मैच जीता जाता है, ये जो ट्रेंड लाया मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, युवराज सिंह और सुरेश जडेजा, उसके बाद अब रविंद्र जडेजा तैयार हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही अब देखो, युवराज सिंह तैयार हुए, जडेजा तैयार हुए। ठीक है, युवराज सिंह और रैना ने प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसके बाद जडेजा तैयार किए। अब जडेजा के बाद देख लो, आज का हर कोई फील्डिंग के बेस पे अंदर आने की कोशिश करता है। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर वो फील्डिंग के बेस पे आने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे, अभी एक का नहीं, अब सारे प्लेयर है जो फील्डिंग बहुत मस्त करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुरेश रैना जैसे खिलाड़ियों की बदौलत भारतीय क्रिकेट में ये हुआ है कि पहले फील्डिंग बेसिकली कोई एक खेल नहीं होता था। हाँ, कि अगर फील्डिंग की मैच जीता जाता है, ये सोच नहीं थी पहले, या तो बैटिंग से जीत जाएंगे या बॉलिंग से जीत जाएंगे। अब ऐसा रियल में होता भी है कि फील्डिंग के बेस पे मैच जीते। वो कहते हैं ना, कैच पकड़ो मैच पकड़ो। हाँ, ठीक है ना, उसको चरितार्थ कर दिया है, उसको बताया है कि सच में कैच पकड़ के मैच पकड़ा जा सकता है। तो वो इस वजह से। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट मामला है कि अभी आपके विराट कोहली बहुत अच्छे फेवरेट क्रिकेटर हैं। दोनों का जो खेल है सुरेश रैना और विराट कोहली का, ये बिल्कुल सेम नहीं है, मैच नहीं करता दोनों का। तो विराट कोहली के फेवरेट होने का क्या रीज़न है? विराट कोहली देखो, अब इंडिया के लिए वो एक सिंबल बन चुका है। ठीक है, उसका अग्रेशन है। विराट ठीक है, पिच पे होता है तो पिच लगता पे है होता है कि तो बस कुछ भी हो खड़ा है सकता तब तक ठीक है, जीत जाएंगे। हाँ। दूसरी बात ये है कि भले खड़े पिच पे खड़ा ना हो, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के सामने बोला नहीं जाता था इंडिया टीम से। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है ना, पहले की टीम उठाते जब एंड्रू साइमंड्स मैदान में खड़ा रहता था ना, तो अपने नॉर्मल क्रिकेटर सिर्फ गेम खेलने का काम करते, वो जो उनको चिढ़ाते थे उनका रिप्लाई नहीं देते थे कि अपन शांति से खेलेंगे। देखो, उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी थी कि अपन अपनी हमारे सीनियर क्रिकेट कहते हैं कि जेंटलमैन गेम है, जेंटलमैन हम कि अपना मेंटल पीस बनाए रखो और खेलते रहो। खेलते भी अच्छे थे, ऐसी बात नहीं थी, बट कोहली उसको कह रहा है कि इनको इनकी भाषा में जवाब दो और खेलते नहीं। ये काम तो सबसे पहले सौरव गांगुली ने किया। तो तब तक अपन रैना के फैन बेस में थे। ठीक है, फैन पेज में थे। उसके बाद जैसे ही मार्केट देखा तो फिर की, अब देखो क्रिकेट तब तक देखा जा सकता है। फिर आपका तो बर्थ भी 2000 में हुआ है ना, आपने तो आपके क्रिकेट को समझा है। गांगुली जी को देखा नहीं, तो बात वही है कि जब रहना नहीं है, अब क्रिकेट खेल रहे, तो फिर बाद में मैच तो देखना था।
तो फिर किसी को एक को तो देखो टीम तो अब पूरी सपोर्ट में है, बट एक को जब देखते हैं तो ठीक है कोहली अच्छा प्लेयर है, अब अच्छा खेलता है और उसकी जो खेलने की ट्रिक है वो काफ़ी, देखो कोहली के क्लास में तो कोई कमी है नहीं, ठीक है, तो क्लास तो वो बेस्ट है। उसके बाद उसका अग्रेशन है, तो अब धीरे धीरे देखो एज बढ़ती जाती है, युवा अवस्था आती जाती है, जैसे वैसे अग्रेशन अपने में भी आता जाता है। लेकिन अधिकारी को विनम्र होना चाहिए। विनम्र एक लिमिट तक है, विनम्र देखो विनम्रता ठीक है, पर पर्दे के पीछे सब अग्रेसिव है, ठीक है, तो अग्रेसिव नहीं रहेंगे तब तक, मान लो ड्रीम जॉब आईपीएस है तो फिर थोड़ा बहुत अग्रेशन चाहिए, खाली कामनेस से भी कुछ नहीं होता। फिल्में देखते थे आप? ज़्यादा नहीं बट लिमिटेड। कौन सी फिल्में देखी हैं आपने पिछले कुछ सालों में? कुछ अच्छी फिल्में अगर आपने देखी हो तो? आर्टिकल 15 देख ली थी, अच्छा। और पुष्पा देख ली थी, और उससे पहले 3 इडियट्स और इतनी देखी, बट इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा, फिल्मों का आपको बहुत ज़्यादा शौक? और किस तरह के शौक रहे हैं क्रिकेट के अलावा? मैं स्पोर्ट्स का पूरा शौकीन हूँ, देखो क्रिकेट खेल लेता हूँ आज भी, क्रिकेट देखता हूँ। क्रिकेट तो हिंदुस्तान का हर लड़का देखता है। उसके बाद मैंने खो खो खेला है 6 साल तक, खो खो की कैप्टनशिप की, जब आदर्श विद्या मंदिर पढ़ा था तब खो खो की कैप्टनशिप की थी। उसके बाद जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था तो कॉलेज में मैंने खो खो की कैप्टनशिप 3 साल की थी। अच्छा, ठीक है, जयपुर में रह के। उसके बाद फोक म्यूजिक, अच्छा, यूट्यूब आया, यूट्यूब में जो था कि चलते फिरते फोक म्यूजिक सुनना था, और फोक म्यूजिक हॉबी थी, राजस्थानी फोक। हाँ, राजस्थानी फोक म्यूजिक। अब तो राजस्थान से मैं बहुत बार जा चुका हूँ, अब मैंने पंजाबी पूरे सुन लिए लगभग। अच्छा, पिछले 3 सालों के छोड़ दे, तो उससे पहले जस्सी गिल, शेरीमान है, उन सबको सुन लिया लगभग। अच्छा, तो आपने क्लासिकल को नहीं सुना? अब पंजाबी क्लासिकल थोड़े समझने टिपिकल थे मेरे लिए, वो लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। हाँ, मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ, कोशिश की है मैंने, उनके कनेक्ट नहीं कर पाए। तो पंजाबी के जो मॉडर्न थे पिछले 2 साल तो नहीं कर पाया मैं ज़्यादा, क्योंकि अब फिर सीरियस लग गया था। अब वो कि अब डू एंड डाई वाली कंडीशन है, अपने को करना है, ठीक है। तो उससे पहले पंजाबी गाने पूरे सुन लिए, फिर बीच में हरियाणवी पूरे सुन लिए थे। अच्छा, ठीक है। हरियाणवी में किसके गाने सुने? हरियाणवी में ठीक है, सबके सुन लिए थे। अजय हुड्डा, सपना चौधरी है, और एक सैनी है, क्या नाम उनका, राजू सैनी, तो इनके सुन लिए, ठीक है। उसके बाद 2-4 दोस्त थे बिहार से मिले थे दिल्ली में, 2 महीने जब कोचिंग मतलब जैसे तैयारी करने जाता हूँ, फ्री होती तैयारी करने जाता हूँ, तो 2-4 बिहारी थे, तो उनके भी कुछ गाने थे, वो सच में वो ट्रेडिशनल गाने थे। अच्छा। उनमें गरीब और अमीर का अंतर इस टाइप के दिखा हुए थे। अब देखो लैंग्वेज तो आती नहीं, बट वो गाने अच्छे लगे थे। नहीं, अभी तो भोजपुरी का जो म्यूजिक है वो एक दूसरे कलेवर में हमारे सामने आता है, छलकत हमरो नहीं, इस टाइप के बिल्कुल नहीं सुने। 2 एक ही मतलब जो रहा था वो थोड़े बहुत वो ट्रेडिशनल गाने सुनाता था, कि अमीर और गरीब में किस प्रकार का अंतर है, कि वो बता रहे, उसके एक गाना था कि अमीर के घर में एसी, हमारी टपकती छैया, मतलब कि हमारे तो छत ही टपक रही है, अमीरों के घर में एसी टाइप, इस टाइप के गाने सुने थे, ट्रेडिशनल टाइप के। ये जो अभी नए आ रही है ये तो बिल्कुल ही नहीं। राजस्थानी में कौन से गाने सुने आपने? राजस्थान में लगभग पूरे सुन लिए, जैसे बताइए। बाड़मेर से लेके भरतपुर का तक का पूरा एरिया कवर कर रखा है, ठीक है, जिसमें फोक म्यूजिक, वेस्टर्न राजस्थान तो पूरा सुन लिया, ठीक है। उसके बाद गुजरों के रसिया सॉन्ग थे, उनमें से काफ़ी सुन लिए, ठीक है। और इधर मीनावाटी सॉन्ग थे, वो सुन लिए। और हाड़ोती में हाड़ा रानी की कहानियाँ और इस टाइप के जो सॉन्ग थे, तो वो इंटरेस्ट था। कौन आपका फेवरेट सिंगर कौन है आपका राजस्थानी में? राजस्थानी में एक तो खेते खां, आपने सुना हो तो? बिल्कुल सुना है, खेते मेहंदी रंग लाग्यो वो वाले, ठीक है। तो ये वाले सिंगर है, और एक भादरेश के ये देखो, बाकी मेरे लोकल ठीक है। एक हमारे पास में बड़नावा गांव पड़ता है, तो वहाँ के लोकल कलाकार है, वो ठीक है। भादरेश का भी आपने? एक भादरेश के नाम याद नहीं आ रहा, वो है, और एक बहुत बड़े लीजेंड हुए हैं भादरेश में, ईश्वरदास जी महाराज, तो खैर है ही भादरेश, तो उनकी वजह से ही है। ईश्वरदास परमेश्वर लीजेंड हुए हैं। हाँ, तो उनकी तो देवयान मैंने पूरी पढ़ रखी है, या साक्षात काफ़ी ज़्यादा याद भी है। डिंगल जो, हाँ, तो उनकी देवयान तो पाठ भी की है मैंने कई कंटिन्यू। एक लॉकडाउन में तो था, लॉकडाउन में पूरे रात जब घर पे बैठते थे पूजा पाठ के टाइम, तो वही दीदी के पास ही रहा था लॉकडाउन, बड़ी दीदी और जीजोसा के पास ही निकला। तो जीजो से थोड़े भक्ति भाव ज़्यादा है, तो शाम को डेली आरती करते हैं, तो फिर पास में लेके बैठ जाते, फिर वो देवयान पूरे 4 महीने कंटिन्यू। आपका तो सरनेम चारण है, और चारणों को देवी पुत्र कहा जाता है, देवी के उपासक हैं, देवी की बड़ी कृपा होती है। आपके जो डिंगल साहित्य, तो उससे कितना लगाव रहा आपको? देखो वही तो की बात की, मेरे साहित्य में नंबर आने का एक कारण ये भी हो सकता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें याद होने लग गई ना। हो सकता है कहीं न कहीं, देखो मैं पूरा नहीं कहता, बट 0.5% भी जेनेटिक रीजन हो सकता है। बिल्कुल होता है, 0.5 भी हो सकता है, क्योंकि
पूर्व जन्म साहित्य का काम किया था, तो हो सकता है मेरे अंदर कहीं न कहीं जेनेटिक का एक थोड़ा बहुत भी तत्व, मैं पूरा 50% 30% नहीं कर रहा, बट 0.5% भी हो सकता है। आपको डिंगल कितना आता है? डिंगल में वो देवयान पढ़ी है और एक दो और चीज़ें पढ़ी है, तो वो इतनी है, बाकी ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आ रही हो, बट हाँ लिमिटेड की देवयान पढ़ी है, उसका थोड़ा बहुत क्या पता होती है रहता देवयान के, अगर एक दो लाइन आप सुना पाए? है। देवयान में जो हम क्या है कि शाक्त संप्रदाय से रिलेटेड है, शाक्त संप्रदाय कि देवी को प्रमुख मानते हैं, तो हमने देवी को मान के बाकी सारी जो पृथ्वी की रचना है वो उसका पार्ट है। ओके। देवयान की मेन थीम बात करें तो देवयान की मेन थीम ही यही है कि सारी देवी जो रचना है, प्राकृतिक या कृत्रिम जो रचना है, वो देवी के थ्रू हुई है। ओके। ठीक है, तो हम उसमें देवी का बखान नहीं करते हैं कि कर्ता हर्ता श्री अहंकारी काली काल नारायण कौमारी शशि शेखा सिद्धेश्वर नारी जग नीवण जो दरधारी धवा धवल का धवलू धवला कृष्णा कुब्जा कचते कमला चला चला चामुंडा चपता विकटा विकट भुबाला विमला शुभगा शिवा जैसे ही अम्बा परियम पाए पाल लंबा शिव। कमाल कमाल। तो ये आपको खूब सारी याद है? हाँ, इसके पीछे ऐसी दो है। तो देखो बीच बीच में ऐसा नहीं पूरी, कहीं कहीं मैं भूल जाता हूँ, बट जैसे एक वर्ड मिलता है तो फिर आगे 5 6 7 2 कंटिन्यू हो जाते हैं, फिर बीच में एक आधा वर्ड आ जाता है, फिर 5 7 2 कंटिन्यू हो जाते हैं, क्योंकि अभी पिछले टाइम थोड़ा पढ़ नहीं पाया। तो बाकी ऐसा है कि 2-3 बार वापस एक बार पढ़ी तो फिर आगे कंटिन्यू हो सकती है। ठीक बात है। अब तो थोड़ा बाड़मेर की तरफ चलते हैं। खूब बहुत सारे ज़रूरी मुद्दों पे बात होगी है। बाड़मेर का धोरों के बीच बसा आकड़ी गांव, और मैं तो कई बार कहता हूँ कि बाड़मेर आजकल क्या है ना, बहुत हॉट बना हुआ है। हॉट मतलब एक तरह से मुन्ना भैया बना हुआ है, मतलब बाड़मेर का भौकाल बहुत ज़्यादा टाइट है। लीडर वहाँ से निकल रहे हैं, अधिकारी वहाँ से निकल रहे हैं, बिजनेस टाइकून्स वहाँ से निकल रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ जयपुर में मेरे खूब सारे दोस्त हैं बाड़मेर के, उनका एक जो कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो अपने आप में आसमान को छूने वाला है। गिटार बजाने वाले लड़के भी बाड़मेर के हैं, गाना गा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, मतलब बाड़मेर पूरी तरह से हॉट बना हुआ है। मुझे तो सोशल मीडिया से ये भी पता चला है कि बाड़मेर के लोगों को दूसरे शौक भी लगे हैं, ऐसे रेड डाली जा रही है वहाँ पे, स्पा मसाज वगैरह ये खूब सारे खुल गए हैं। ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा है वहाँ का थोड़ा सा। तो ये बाड़मेर कहने का मतलब एक रेनेसा काल से गुजर रहा है, आप ये मान के चलिए। अभी वो बाड़मेर जिसके पानी ना होने की मिसालें दी जाती थी, और हमने तो पिछले साल बाड़मेर के अनार खाए थे। समझ रहे हैं आप बात को कि वहाँ खूब सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, इकोनॉमिकली सोशली, ये सारी चीज़ें। तो इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? और वहाँ जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ लगी, वहाँ नया पैसा आया, वहाँ रेनेसा हुआ, वो आपकी सफलता में, आपको यहाँ तक पहुँचाने में वहाँ का जो एक सोशल सिनेरियो बदला, किस तरह से आप देखते हैं? आपके जीवन में उसका कितना बड़ा योगदान था? इस पर तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल, देखो आपने जो एक सेकंड कहा कि कंट्रोवर्शियल पॉइंट चल रहे हैं, हाँ, इसका एक तो ये कि बाड़मेर है जो इंडिया का चौथा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो एरिया इतना है कि उसमें डाइवर्सिटी बहुत आ सकती है। ठीक है, तो आप जिसकी बात करो, इतने बड़े एरिया में सामान्य बात है कंट्रोवर्सी क्रिएट होना। ठीक है, दूसरी ऐसी स्थितियां तो हर जगह हो सकती हैं। हाँ। बाड़मेर का जो ये स्पा मसाज वाला जो ये सोशल मीडिया पे रोज कोई ना कोई वीडियो आता है, पुलिस लगातार वहां रेड कर रही है। ये इसका एक रीजन सिंपल है कि देखो बाड़मेर अब इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। ठीक है ना, तो हमारे पास इंडस्ट्री है, बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे पास सिर्फ जमीनें थी। ओके, ठीक है, हमारे वहाँ बाड़मेर का उत्तरी एरिया जहाँ बाड़मेर है जालीपाए, वहाँ कोयला निकल गया। ठीक है, कोयला के लिए कंपनी आई बाहर से, उन्होंने क्या हमें सिर्फ पैसा दिया। ठीक है, अब लोग रातों रात अमीर हो गए। ओके, ठीक है, रातों रात अमीर होने के बाद वो पैसा खटकता है। अब हमें पैसा है, पहले ज़मीन थी, ज़मीन का कुछ कर नहीं पा रहे थे, बट अब लोगों के पास पैसा है। पैसा है, अब उसका यूज क्या करें? हाँ, उनको अभी पता नहीं, क्योंकि एक ही दिन में पैसा है। देखो एक होता है ना ग्रेजुअल पैसा, कि धीरे धीरे कमाया हुआ, तो मेहनत का पैसा दिखता है, वो यूज सही ढंग से होता है। बट रातों रात की अमीरी है वो कहीं न कहीं नेगेटिव में जाती है। ठीक बात तो एक आप जो कह रहे हो, लोग बिगड़ तो रहे हैं हाँ, बाड़मेर के। आपके पास रातों रात पैसा है ना, मेहनत का पैसा नहीं आ रहा, जमीनें बेच दी, बट वो पैसा आया, अब उसका यूज नहीं हो पा रहा, यूज नहीं हो पा रहा तो गलत जगह यूज होगा। ऐसा कैसा दूसरा एरिया पचपदरा के आसपास है, तो यहाँ रिफाइनरी लगी, रिफाइनरी से जो प्लॉट पहले 40-45 हज़ार में कोई ले नहीं रहा था, खार था, अब उसकी कीमतें होगी 50 लाख 60 लाख। ठीक है, अब नॉर्मल आदमी, उधर ज़मीनें सबके पास है, बहुत काफ़ी मात्रा में, क्योंकि थार पड़ा है, बंजर पड़ा है, तो ज़मीनों की कोई विशेष वैल्यू नहीं, तो पड़ा है। तो फिर क्या किया उन्होंने? बेचा, वो पैसा था, अब वो कहाँ जाए?
या तो तस्करी में जाए, या आप जो स्पा सर्विसेज कह रहे हो वहाँ जाए, या फिर फिजूल खर्ची में जाए, भले होटल्स हो कोई भी हो, फिजूल खर्ची में जाए, तो वो पैसा जाना था, कहीं न कहीं खर्च होना था। तो एक यही है कि मार्केट में पैसा अब काफ़ी ज़्यादा है, बाड़मेर के मार्केट पैसा में है। ठीक है, तो वो यूज होगा। ठीक है, दूसरा जो आप ये सर्विसेज कह रहे हो, वो अभी रिफाइनरी लगी, कोल इंडस्ट्री लगी, प्रवासी श्रमिक कहाँ से आए? बाहर से। ठीक है, तो श्रमिक में क्या हुआ? सिर्फ मजदूरों का स्थानांतरण हुआ, उनके परिवारों के स्थानांतरण बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, तो अब बिहारी पुरुष है, या फिर बिहारी स्पेसिफिक नहीं, बहुत सारे स्टेट के जिनके भी है वो सारे पुरुष है, तो जेंडर रेशियो तो वो चेंज हो गया। ठीक है, तो उन्होंने डिमांड क्रिएट कर दी। जब डिमांड क्रिएट हुई तो वो सर्विसेज बढ़ेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें एक रीजन बाड़मेर है, बट आप एकमात्र रीजन बाड़मेर को नहीं कह सकते, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आए। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, वहाँ उन्होंने बीज डाले इस चीज़ के, तो वो इंडस्ट्री डेवलप हुई। दूसरे लोग आके संस्कृतिकरण कर रहे हैं वहाँ पे। विसंस्कृतिकरण करा, ये इसको विसंस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने कंसेप्ट लाया, तो फिर इसको लोगों ने आमदनी का सोर्स बनाया। ठीक है ना, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आपको पैसा मिल रहा है तो लोगों ने भरपूर पैसे देने की बात की होगी, तभी तो इस इंडस्ट्री को डेवलप हुआ, नहीं तो इस इंडस्ट्री से पहले ये कहाँ थी। ठीक बात है। ठीक है, तो इसकी रीज़न ये है। ठीक है, दूसरा बात, आप जो पहली बात की आपने कि बीमारू स्टेट है और सिलेक्शन क्यों दे रहे हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन की एक तो जो लोग इस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो इस साल के 5 सिलेक्शन दिए यूपीएससी में बाड़मेर में, बिल्कुल दिए। ठीक है, तो वो इसका रीजन है कि जो पैसा था उन्होंने सही जगह पे लगाया। ठीक है, जिसने मुद्दा है कि आप सदुपयोग कहाँ कर पाते हैं, उन्होंने सदुपयोग किया। दूसरा, वहाँ खेती के लिए स्कोप नहीं है। आप पंजाब हरियाणा में चले जाओ, नॉर्मल लड़का क्या कहता है कि पास हुए तो ठीक है, नहीं तो खेती करेंगे, क्योंकि खेती लाखों में होती है उनकी, हमारे हजारों में नहीं होती। तो हमें जो प्लान बी कह रहे हो ना आप, वो प्लान बी नहीं, हमें प्लान ए सरकारी नहीं हो सकता। हमें सरकारी नौकरी प्लान ए दिखता है। ठीक है, या फिर बहुत बड़ा बिजनेस, और वो बहुत बड़ा बिजनेस बाड़मेर में जो बिजनेसमैन है वही कर पाएंगे, आम आदमी नहीं कर पाएगा। तो फिर वो या तो गवर्नमेंट टीचर की तरफ जाते हैं। आप देख लेना, किसी भी साल सिलेक्शन बाड़मेर खूब लेके जाता है, टीचर की वैकेंसी आती है जब भी, एसआई की आती है तब भी, तो नॉर्मल वैकेंसी में पश्चिमी राजस्थान पूरा रहता है, बाड़मेर एक नहीं, जैसलमेर भी बहुत आगे रहता है। ठीक है, तो इस मामले में उनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो तैयारी करते हैं। और थोड़े जब उन परिस्थितियों को झेल जाते हैं, जो वो टेम्परेचर 50 की बात करते हैं, तो फिर वो जयपुर में आते तब बहुत आसानी से इस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं और तैयारी करते हैं। ठीक है, आप जो बता रहे हो कि मेरे दोस्त है यहाँ पे टैलेंटेड है, तो वो टैलेंटेड इसलिए कमाल के टैलेंटेड, क्योंकि वो वहाँ से जिन कंडीशन को झेल के आए ना, ये उसके सामने कुछ नहीं है, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है। हाँ, तो ये कंडीशन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आके अब 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो जो सही ट्रैक पे चलता है वो बहुत जल्दी लग जाता है, और जो ट्रैक भटकता है, तो आप ऐसा भी नहीं है कि बाड़मेर के सारे टैलेंटेड है, खूब घूमते हैं ऐसे भी। तो वो जो पथ से भटके वो घूम रहे हैं, जो पथ पे बाड़मेर वाले से कंटिन्यू आके यहाँ जो पथ पे बने रहे वो सेलेक्ट होके चले गए। उसी बाड़मेर में आपका गांव है, आकर गांव परिवार के बारे में बताइए, कैसा परिवार था आपके? पिता का क्या व्यापार था, क्या करते थे, कैसे आपकी परवरिश हुई, आप कहाँ रहे बचपन में? देखो, मेरे फादर साहब थे, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे, बालोतरा पास में। जैसे हमारे गांव के पास में कस्बा है, अब तो जिला बना दिया, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है। तो बालोतरा जो था, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपने सुना हो तो काफ़ी डेवलप है। तो मेरे पापा उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे। ठीक है, उसके बाद काम करते थे। फिर मेरा जो जन्म के बाद 3-4 साल था, तब से मैं दीदी के साथ सेटल हो गया था। दीदी के साथ? ठीक है, मेरा जो पूरी परवरिश है वो दीदी का वहाँ हो गई थी। तो मैं मतलब 55 पास में कस्बा पड़ता है, तो मेरी पहली से लेके 10वीं तक की स्कूलिंग है वो आदर्श विद्या मंदिर से में हुई है, जो RSS का संस्था है। तो वहाँ पहली से 10वीं तक वहाँ हुई थी। तो उस टाइम मेरे दीदी का ससुराल भी वहीं था, तो मैं पूरा वहीं पढ़ा था। तो उस बीच में मतलब कि गाँव जाना मासिक रूप से हो गया था, या मतलब इतना नहीं था कि हाँ दीदी के वहाँ रहते थे, जब छुट्टियाँ पड़ती थी तब गांव जाता था। तो वो वाला प्रोसेस था कि इतना पेरेंट्स के पास इतना ज़्यादा नहीं रहा कि मतलब प्रॉपर गांव में नहीं रहा। दीदी के पास मेरा 10वीं तक कस्बे से ही की, फिर उसके बाद जोधपुर पढ़ा दिया 11th-12th में। 11th-12th जोधपुर की। आप हॉस्टल लाइफ? हाँ, PCM से। ओके। 12th PCM से की थी 89.4% के साथ। 89%। उसके बाद मैं जयपुर आ गया था। जयपुर कौन सी ईयर? जयपुर में मैं आया था 2017 में। 17 में जयपुर आया था। फिर 3 साल की कॉलेज कंप्लीट की मैंने। कॉलेज BSc किया आपने? BSc की कॉलेज में। BSc के बाद मैं तैयारी में लग गया। फिर तैयारी कहाँ से की आपने? तैयारी मैंने, देखो जब मैं सेकेंड ईयर में था,
तभी मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है जयपुर में ही, आपने सुना होगा नाम। तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी मैंने सेकंड ईयर में ज्वाइन कर ली थी, IAS फाउंडेशन बैच। ठीक है, सेकंड ईयर में मैं पढ़ा, जैसे ही कॉलेज का एग्जाम आता है मैं 2 महीने छुट्टी लेके गया, मेरे कॉलेज के एग्जाम पूरे किए मैंने, फिर मैं वापस जून में आया, जून में आके वही प्रोसेस किया, फाइनल ईयर के एग्जाम आए, फिर मैं छुट्टी लेके गया, तो मैं 2 साल पढ़ा। ठीक है, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट मेरे 2 बार हुए, कुछ सब्जेक्ट थे तो नहीं हुए, क्यों उन 2 महीने की छुट्टी। कोचिंग का कितना बड़ा योगदान रहा आपके सिलेक्शन में? देखो कोचिंग, मेरी जो जर्नी थी वो मैं PCM से आया था, आपको बताया। ओके। ठीक है, तो मेरे लिए 10th तक मैं स्टूडेंट अच्छा था, 88% थे, बट 11-12 में जाके मैं पूरा मैथ का स्टूडेंट बन चुका था। 12th में मैथ में मेरे 100 थे, तो मैं पूरा मैथ का बन चुका था। अब मेरे लिए ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट थे वो हार्ड थे। ठीक है, तो जब स्टार्ट में मैंने किए थे तब मेरे को ये मतलब इतना नॉलेज नहीं था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है भाई, देखो प्रेसिडेंट कौन है ये पता था, बट इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन भाग लगते हैं, हाँ वो बाद में पता चला। जब फर्स्ट ईयर में कुछ पता नहीं, तब सेकंड ईयर में देखो गोल डिसाइड हो गया था। फर्स्ट ईयर में JEE एडवांस हुआ था मेरा, तो JEE एडवांस के बाद JEE एडवांस में आपका सिलेक्शन? MNIT त्रिची मिली थी। JEE मेंस हुआ था, एडवांस के लिए एग्जाम दिया था। अच्छा। ठीक है, तो MNIT त्रिची मिली मेरे को, बट क्लियर कट कह दिया गया कि अपने को इंजीनियर नहीं चाहिए, लोगों का रहता है ना कि इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। फैमिली ने क्लियर कट कहा था इंजीनियर नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें मेरे जीजू साहब और पापा की दोनों की सहमति थी। ठीक है, तो फिर अपना क्लियर हो गया था, अब सिविल सर्वेंट के अलावा और कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। ठीक है, तब आके सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर ली एकेडमी, क्योंकि उस टाइम मेरे को सब चीज़ें खुद को करने से अच्छा है कि कुछ चीज़ें मिल रही है अपने को आसानी से, थोड़े बहुत पैसों में, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। फंड आप कहीं से भी ला सकते हो, और फादर साहब ठीक ठाक कंडीशन थी कि अच्छा अपन पेमेंट कर सकते हैं कोचिंग का। ठीक है, तो कोचिंग ज्वाइन कर ली। उसके बाद 2 साल पढ़ा, तो वहाँ से फाउंडेशन तैयार हुआ, IAS फाउंडेशन। हाँ, तो मतलब मेरा खुद का फाउंडेशन तैयार हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हुए कि ऐसे ऐसे करनी है। वो एक लिमिट तक आके निकाल सकते हैं, जैसे 100 मीटर की रेस है तो 30-40 मीटर आपको कोचिंग चला सकती है। ओके, 100 मीटर आपको कोचिंग भी नहीं पहुंचा पाती, वो एबल भी नहीं है। देखो, क्योंकि आपको सामग्री दी जा सकती है, आप उसको किस तरीके से लिखोगे, क्या करोगे, उसके साथ कितना उसमें से पढ़ोगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो 40 मीटर 100 मीटर में से 40 मीटर का ट्रैक वो तय करवाते हैं, क्योंकि क्या लिखना है वो ये देते हैं ना, कि क्या लिखना है वो ये देते हैं। तो 40 मीटर तक का ट्रैक उन्होंने तय करवाया। उसके बाद 60 मीटर का ट्रैक था, 20 मीटर का ट्रैक दोस्तों की सहायता से हुआ, और 40 खुद को करना पड़ेगा। तो यही रेशियो रहता है। गोल हो गया, और फिर गोल अचीव हो गया। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर समाज में बहुत बड़ी बहस है, और बार बार ये बहस हम सबके बीच में आती है। आप क्या मानते हैं कि एक UPSC जैसे एग्ज़ाम के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का होना, कोचिंग में पढ़ना कितनी ज़रूरी शर्त है, या फिर बिना कोचिंग के भी काम चलाया जा सकता है? देखो, ये कोचिंग का कितना ज़रूरी है, कितना, ये मतलब जैसे मेरे को पूछोगे, ठीक है, तो जब मैं आया था सेकेंड ईयर में, तब मेरे को सच में कुछ आता नहीं था बेसिक। ठीक है, तो तब मेरे को ज़रूरत थी। जैसे मैं यहाँ से फाउंडेशन करके निकला, तो मैं देखो बच्चों को चीज़ें पढ़ानी पड़ती है। ठीक है ना, जब नए होते आप 18, 19, 20 साल के होते, तब आप इतना मेंटलिटी डेवलप नहीं होती आपकी कि आप सब कुछ काम खुद कर सकते हो। ठीक है, तो 19-20 के साल के बच्चों को तो कोचिंग करे तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको चीज़ को समझाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ तक तो ठीक है। अब मैं 20-21 का हो चुका था, मैंने फाउंडेशन कर दी थी, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 ऑप्शनल किए थे, वो सेल्फ किए थे। अच्छा, ठीक है, तो 3 ऑप्शनल सेल्फ इसलिए किए थे क्योंकि अब मैं मेंटल डेवलप हो चुका था। 21 के बाद भी आपको सोचने समझने की क्षमता नहीं डेवलप हो रही, तो दिक्कत की बात है। ठीक है, तो 21 के बाद मैं खुद डेवलप हो चुका था, अब मैं पढ़ के समझ सकता हूँ कुछ चीज़ों को, क्योंकि फाउंडेशन था वो क्लियर हो चुका था। अब बातें समझ सकता हूँ, तो फिर बातें समझ सकता हूँ, तब आप खुद कर सकते हो, तब आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ BA के स्टूडेंट जो मान लो बहुत होशियार है, ठीक है, तो उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पॉलिटिकल साइंस खुद कर सकते हैं, बट आप साइंस टैग नहीं कर सकते। फिर साइंस टैग के लिए आप मान लो इंस्टीट्यूट नहीं करो, बट गाइडेंस की जरूरत होगी। एक टीचर हायर करना पड़ेगा आपको। टीचर हायर नहीं करो, दोस्त होगा, पर दोस्त किसी न किसी की सपोर्ट चाहिएगी, या सपोर्ट आपको बाहर मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो फिर पैसे दे के भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। भाई फीस, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में एक ही तो प्रॉब्लम है, फीस। भाई अपन इंस्टीट्यूट से फीस निकाल लें तो पीछे क्या बचता है, हेल्प भी तो बचती है। यदि फीस की प्रॉब्लम है तो आप
यदि कहीं से अरेंज करवा सकते हो या इंस्टीट्यूट से कह सकते हो कि एबल नहीं हूँ, देखो वो माफ़ नहीं करते, अलग बात है, ठीक बात बट थोड़ी बहुत यदि कोई इंस्टीट्यूट वो कर सकता है तो बहुत बड़ी बात है, करे तो अच्छी बात है। बाकी इंस्टीट्यूट देखो आप लास्ट में लगभग हर कोई आदमी कहीं न कहीं ज्वाइन करता है, सच्चाई है ये। कहीं न कहीं तो ज्वाइन करता है। भले मैं नहीं कह रहा कि कोई स्पेसिफिक कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई स्पेसिफिक ज्वाइन नहीं कर रहा, बट कहीं न कहीं हेल्प लेता ही लेता है। दोस्त की नहीं लोगे, टीचर की नहीं लोगे तो दोस्त की लोगे, दोस्त फिर टीचर हो गया। तो आपका कहने का मतलब है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट मजबूरी नहीं, एक सहारा है और सहारे जीवन में ले लेने चाहिए। हाँ, मतलब मिल रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है ठीक बात भाई। अब मैं इस आदर्शवादी बात को नहीं कह सकता ना कि मैं पूरा सेल्फ किया है भाई। जब जरूरत थी तब मैं किसी न किसी का तो सहारा ले ही रहा था, जब मेरे को नहीं आ रहा था तब पढ़ा दिया, ठीक है। अब बात दूसरी बात की, देखो हर कोई आदमी फीस अफोर्ड नहीं कर पाता, मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो फीस अफोर्ड नहीं कर पाता तो या तो कोई फ्रेंड हो तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करें, ठीक है। दूसरा कोई आप कैसे दोस्त थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? पर आपने तो कहा कि मेरे family फादर अच्छी साहब settle ठीक थी। थे, बट मेरा एक दोस्त है जो सेलेक्टेड है, अच्छा। और एक हमारे ग्रुप में एक दोस्त है जो नॉन सेलेक्टेड है बट काफ़ी होशियार था, ठीक है। तो उसको उस दोस्त ने मंथली पेमेंट करता था वो। अच्छा। वो सेलेक्टेड था, ऐसे दोस्त होते हैं। मैंने मोहन का नाम बताया आपको अभी, मोहन मंगावा, ओके। ठीक है। वो हर मंथ 5 से 6 हज़ार रुपये एक दोस्त को ट्रांसफर 5-6 किया हज़ार करता। काफ़ी होते हैं खर्चे पानी के लिए। बाकी और तो कुछ देखो, पेरेंट्स एकदम भी गरीब नहीं होते हैं ना, बात वो है। नहीं, आपको तो कहा होगा ना, आप तो 2-3 बार लगातार फेल कर गए थे यूपीएससी, लेकिन खर्चा तो एक लिमिटेड ही मिलता है ना। नहीं, घर से। खर्चा मिलता है, लिमिटेड मिलता है। 10-12 हज़ार मिल रहे थे मेरे को, ठीक है। 10-12 हज़ार में अपना काम हो रहा था। वैसे पापा ने कभी कहा नहीं कि अब तू सेलेक्ट नहीं हो रहा, अभी तेरे खर्चा नहीं पानी नहीं 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 ऐसा तो यही तो सपोर्ट है कि जो मेरे को अच्छा। फैमिली से सपोर्ट चाहिए वो यही तो है। हाँ। फैमिली से क्या सपोर्ट चाहिए आपको? एक तो फाइनेंशियल चाहिए और दूसरा वो सपोर्ट चाहिए कि हाँ तुम करता रहे, बाकी हम देख लेंगे पीछे। वो उधर जीजू सा से और दीदी से मिला कि तुम अपना काम कर, बाकी हम फैमिली घर के काम देख रहे हैं। और फादर साहब से ये सपोर्ट मिला कि तो पैसों की टेंशन मत करो, ये आपको अगले 5 साल भी दे देंगे हम, ठीक है, पर तुम अपना काम करो। तो ये दोनों सपोर्ट थे मेरे साथ। तो फैमिली से और बाकी कहीं से प्रॉब्लम आई नहीं। फ्रेंड की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम नहीं थी, नहीं तो वही कि 40 आपने पार्टी दी क्या अपने सारे दोस्तों को? तब से पार्टी चल रही है। क्या क्या हुआ पार्टी में, बताइए थोड़ा। अब वही है कि डेली बैठते हैं, बाहर खाना पीना खा लेते हैं, कहीं कुछ हो रहा है तो ठीक है। अब बैठे हैं, देखो साथ में बैठे हैं, तो अब पहले जो 10,000 12,000 आते थे, अब वो थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं, ज़्यादा हो गया, ठीक है अभी ना। थोड़ा पैसा भर के भेजिए। नहीं, भर यारों के को नहीं, पार्टी करवानी है। भर के नहीं। अब पापा को ऐसा लगता है ना, ठीक है आपको दिक्कत नहीं है, तो अब 12 जो आ रहे थे अब 20 में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा। तो अब 20 में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो 20 आ रहे हैं, तो पहले जहाँ 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये खर्च करते थे या सोचते थे कि अभी आज बैठे हैं, आज बाहर 100 रुपये खर्च करना है, अब वो लिमिट 150 हो चुकी है, ओके, ठीक है। तो भाई पहले देखो 10,000 आ रहा था, वो इन्हीं लोगों पे जा रहा था, अब 20,000 आ रहा है, वो भी इन पे ही जाना है, इन्हीं पे जा रहा है, ठीक है। तो पहले सप्ताह में 3 पार्टी होती थी, मान लो दोस्तों के साथ बाहर बैठा, बाहर खाया पिया, या बाहर इन्होंने चाय वाय पी, मैंने कॉफ़ी पी, तो अब पेमेंट कर देते हैं। पहले ऐसे लगता था कि 7 दिन में 2 दिन मैं करूँगा, 2 दिन वो करोगे, सोचना पड़ता ठीक था। है। अब 7 दिन में से 5-6 दिन मैं करूँगा, तो तो इसका वो है। बाकी खर्चा ऐसा कुछ पानी तो अभी जबरदस्त चल रहा है, कहने का ठीक ठाक, हाँ। कि इतना ही नहीं कि अच्छा, कभी दोस्तों से पैसे उधार लिए आपने? लेने ही पड़ते हैं। देखो 10-12 हज़ार आते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि 10-12 हज़ार पूरे महीने चलते हैं। स्टूडेंट लाइफ का ये कॉन्सेप्ट है कि 1 तारीख को पैसे आए तो 10 तारीख तक आप अमीर हो, ठीक है। 10 तारीख तक आप अमीर हो, अगले 10 से 20 तक आप मिडिल क्लास के हो, 25 के बाद आपके पास पैसा नहीं, बीपीएल हो, बीपीएल हो, ठीक है। 25 के बाद 25 से 31 तक या 30 तक वेट करना पड़ता है, हाँ। वो काम पेंडिंग में होते हैं, ठीक है, बट काम तो करना है। तो फिर किसी किसी के दोस्त ऐसे, देखो जैसे मेरा 1 तारीख को पैसा आता है, ओके, ठीक है, बट मेरे रूममेट है, उनका पैसा आता है 20 तारीख को, हमने सेट कर रखा है, अच्छा, कि मेरे 1 तारीख को आएगा, आपके 20 तारीख को आएगा, तो 1 से 20 तक मैं चला रहा होता हूँ, बट उसके 20 को आ जाता है, तो फिर 20 से अगली 10 तक वो चला लेता है। इस बीच में 1 से 10 तारीख तक हम दोनों अमीर होते हैं, जैसे तैसे गाड़ी चलनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही है कि नॉर्मल तरीके से चल रहा है। अब दोनों के पास इस दिन इसके लेट आ जाते हैं, तो बीपीएल में आ जाते हैं, तब 30 दिन किसी से ले लेते हैं, भाई थोड़े पैसे दे दे, 2-4 दिन में वापस दे देंगे, हाँ। तो उधारी तो चलती रहती है। देखिए, अभी आप अधिकारी बन गए हैं और अब दोस्त आपसे उम्मीद करेंगे अब आप सबको पैसे उधार दो, देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। देखो ऋण है, चुकाना पड़ेगा। पहले किसी ने दिए थे तो अब देने पड़ेंगे उनको, हालांकि वो चुका दिए, तब मेरे भी हो सकता है चुका है तो ठीक है, नहीं चुका है तब भगवान ने अपने को दिए हैं तो फिर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये सवाल तो मैंने त्रिलोक सिंह से भी पूछा था कि एक
मूवी आई थी एस्पिरेंट नहीं, 12th फेल। 12th फेल। श्रद्धा और मनोज की कहानी। एक मनोज को आईपीएस बनाने के लिए श्रद्धा का बड़ा समर्पण रहा, बड़ा डेडिकेशन रहा, और उसके बाद में, और ऐसा नैरेटिव भी चलता है कि एक लड़की होती है, जैसे एस्पिरेंट एक जो सीरीज आई थी उसमें भी यही कहानी थी लगभग। डार्क हॉर्स जो एक किताब थी उसमें भी ऐसा ही कुछ एंगल था। तो मैं खेदान चारण से पूछना चाहता हूँ कि ये जो डायमेंशन है वो खेदान चारण ने भी पूरा किया, या फिर ये थोड़ा सा अधूरा रहा, क्या कहानी है? देखो ये थोड़ा सा नहीं, ये श्रद्धा वाली जो स्टोरी है, हाँ आपने 12th फेल मूवी देखी है, उसमें एक श्रद्धा होती है, उसके साथ और दोस्त होते हैं। हाँ उस जो सेलेक्ट होते हैं 12th फेल में, उनके 2 दोस्त होते हैं, आपने देखे हो तो। हाँ हाँ, मैंने ठीक पूरी मूवी देखी है, है। वो दोस्त है। तो मेरी लाइफ में श्रद्धा नहीं थी, बट वो जो दोस्त थे वो 2 थे। नहीं, श्रद्धा क्यों नहीं थी? मुद्दा तो यही है। श्रद्धा इसलिए नहीं थी कि हाँ, मैं, आप देखिए ना, कितने बाल संवरे हुए हैं और बड़े हैंडसम दिखते हैं, बड़े सलीके से बात कर रहे हैं, आपको बात करने का भी सलीका है। इससे ज़्यादा और क्या योग्यता चाहिए एक श्रद्धा होने के लिए? वो हो सकता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हुई हो कहीं, हाँ, कि हाँ, किसी को पसंद नहीं आया हो, हाँ, वो अलग बात है। हाँ, बट मेरे लिए हमेशा ये रहा एक भाईचारा ऑन टॉप। हाँ, मैं नहीं, हमेशा, आप किसी को पसंद आई ये मुद्दा नहीं, आपको भी तो कोई पसंद आना मैं चाहिए। हमेशा लड़कों के बीच में बैठा, चाय पानी किए, यही अपना काम था। और जब कोचिंग में था तब यही था कि क्लियर कट की कोचिंग में बैठे, दोस्तों का सर्किल था, उस टाइम पढ़ने की ठीक ठाक हैबिट थी, तो वो थी। फिर तीसरा रीज़न है कि हम फैमिली बैकग्राउंड को देख के चलते हैं, ठीक है ना। ओके। कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, इस टाइप की हरकतों में आपका कोई फ्यूचर नहीं है। हरकत है ये। ठीक है, हाँ, कि जब मैं किसी को ही मान लो कोई श्रद्धा बना लूँ, उससे इमोशनल अटैचमेंट मैं भी हो जाऊँ, और सामने वाले को भी अटैचमेंट तो होता है, तो अटैचमेंट कर दो, और फिर आपको पता है कि आपकी फैमिली है, इसको फ्यूचर कभी एक्सेप्ट करेगी नहीं, तो क्यों किसी को हर्ट करना। सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि अपने पापा का जूता 11 नंबर का आता है, ओके। ठीक है, तो इसके बाद कोई बचने का स्कोप नहीं है। तो आप ऐसी हरकत ना करो, और अपना चुपचाप स्टडी का जो काम है वो करो, और अपना घर की तरफ वापस निकल लो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ आप थोड़ा कुछ होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, होशियार नहीं है, मेरे दोस्त आपके बाहर बैठे हैं, उनको पूछ लो बोले कि इस टाइप का शुरू से ही रहा है, और फिर घर पे ही रहते हैं, तो देखो ये चीज़ें सही नहीं लगती। तो ठीक है कि बस 4 साल हुए हैं, 4 साल अपनी मेहनत कर ली, और उसके बाद ठीक है। तो आप टीचर की तैयारी इसलिए करते थे कि मम्मी चाहती थी कि जैसे तैसे लड़का सरकारी नौकरी लग जाए ताकि घर में एक बहू आ जाए, और लड़का तो अब यूपीएससी क्रैक कर चुका है, तो सवाल है कि अब मम्मी का इंतज़ार कब खत्म होने वाला है? देखो ये जो इंतज़ार वाली है वो एक प्रोसेस है, वो घर पे चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है। वो अब वो डिसाइड करेंगे कि ये प्रोसेस उनको कब ख़त्म करना है। नहीं, बायोडाटा आए होंगे ना आपके पास? देखो बायोडाटा मेरे पास लास्ट ऑप्शन के रूप में आते हैं, ठीक है। अच्छा। मैं पूरा उसी टाइप का एक ट्रेडिशनल आदमी हूँ कि इस मामले में मेरा इंटरफेयर लास्ट में होगा। ओके। ठीक है, पहले ये सारा काम है, ये फैमिली, देखो फैमिली कोर्ट के इश्यू हैं। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मेरे को आगे आना चाहिए, इस मामले को देखना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में ऐसी बातें होती है, ठीक है। बट ये मैं मानता हूँ कि फैमिली कोर्ट के इश्यू हैं, ठीक है। तो इसको फैमिली देखे तो ठीक है, इसको फैमिली देख रही है, फैमिली में बहुत सारे रिश्तेदार है, पहले मम्मी पापा देखेंगे, फिर सेकंड ऑप्शन मेरे 4 जीजोसा है, ठीक है, जीजोसा और दीदी का ऑप्शन आता है कि वो देखेंगे। जब इतने लोगों से फिल्टर होके आ जाएगा कोई, ठीक है, इतने लोगों से फिल्टर होके आएंगे, तब मेरे पास आ जाएगा। कि कितने बायोडाटा आ गए हैं आपके पास? कितने बायोडाटा चेक किए आप? देखो फैमिली से मेरे पास 3 बायोडाटा हैं, बाकी फैमिली के पास बहुत सारे हैं। अच्छा, बट आपके फिल्टर पास होके 3 आए हैं, फिल्टर होके 2-3 ऑप्शन आए थे। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि बायोडाटा में ये चीज़ें तो होनी चाहिए? नहीं, मेरी ऐसी कोई स्पेसिफिक, क्या बात कर रहे हैं, तो बड़ा, हाँ, मैं इस मामले में कोई स्पेसिफिक उम्मीद नहीं करता फिर भी कि बहुत ज़्यादा जेंटलमैन आए। अच्छा। बस नॉर्मल, मैं नॉर्मल में क्या मतलब? मैं नॉर्मल यही कि फीलिंग समझ ले कि आदमी क्या चाहता है, किस टाइप की बात कर रहा है, ठीक है, फैमिली को कैसे हैंडल किया जा सकता है। मैं ना तो किसी स्पेसिफिक जॉब की डिमांड कर रहा हूँ कि मेरे को ये जॉब चाहिए, कि जो लड़की है उसमें ये जॉब चाहिए, या उसका स्पेसिफिक इस टाइप का कलर हुलिया हो। बस ये हो कि नॉर्मल मेरे परिवार को हैंडल कर ले, बस। ठीक बात है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी आपके घर में, आपकी मम्मी के आंगन में शहनाई गूंजे, दुल्हन आए। थोड़े से कुछ, चूँकि आप खूब पढ़े लिखे आदमी हैं, सोशलॉजी भी आपने पढ़ी है, समाज के कई मुद्दे हैं, उन पे मैं आपके कमेंट लेना चाहूँगा। एक का भी मुद्दा चला, जातिगत जनगणना, तो क्या सोचते हैं आप इस पे? देखो जातिगत जनगणना, देखो अभी जो करवा रहे हैं, ठीक है, इसके करवा भी कोई कह रहा है करवा रखी है, बट डेटा पे सरकार ने क्लियर कर दिया ना जातिगत जनगणना, हाँ। ठीक है। तो बट जातिगत जनगणना के डेटा है जो बाहर नहीं आए तो ठीक है,
कारण मैं ये मानता हूँ। देखो आए तो भी इसके फायदे हैं, नहीं आए तो भी ऐसा नहीं, कोई आप तो ये चाहते हैं कि डाटा बाहर नहीं आना चाहिए। डेटा बाहर नहीं आए। क्या- डेटा बाहर क्यों इसलिए नहीं आए, देखो कि एक तो जो जातिगत राजनीति चलती है हाँ। वो बहुत है, हम्म, खासकर हमारे बाड़मेर में बहुत है। बाकी का तो मैं फिर भी नहीं कहूँ, बाड़मेर में जातिगत राजनीति बहुत है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो जाति का राजनीतिकरण, हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है राजनीति का जातिकरण। राजनीति का जातिकरण। जाति का राजनीतिकरण में तो ये होता है कि फलाने जाति का खड़ा हुआ है तो फलाने वोट जाएंगे सारे, ये हो गया। दूसरा होता है राजनीति का जातिकरण। अभी तो जाति का राजनीतिकरण चल रहा है, यहाँ तक तो चलो हम जैसे तैसे चला रहे हैं, बट जिस दिन राजनीति का जातिकरण जो चल रहा है वो शुरू हो गया, पीक पे पहुंच गया, वो तभी पहुंचेगा जब जातिगत जनगणना आ जाएगी। ठीक बात है। राजनीति का जातिकरण में ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी देखती है कि यहाँ कौन सी जाति ज़्यादा है, ठीक है, कि यहाँ ये जाति ज़्यादा है तो इस जाति का कैंडिडेट खड़ा करो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उस एरिया में जो जाति ज़्यादा है वहीं से राजनेता खड़े होंगे। लठैत जातियां अपनी लामबंदी करेंगी, ठीक है। कमजोर जातियां हाँ। थोड़ी, उनका जो राजनीतिक जो भविष्य है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो प्रभावित होगा, आप ऐसा मानते हैं? हाँ, तो क्योंकि स्पेसिफिक अभी राजनीति करने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार सबके पास है, बट जिस दिन जातिगत डेटा सामने आए कि इस एरिया में ये जाति ज़्यादा है तो फिर क्या करेगी, एक्स पार्टी होगी वो उस जाति के टिकट देगी, वाई पार्टी होगी वो भी उन्हीं जाति को टिकट देगी, तो फिर बाकी वाली जातियों ने क्या बिगाड़ा। छोटे छोटे जो ग्रुप, जो छोटे छोटे ग्रुप है उनका क्या। दूसरा एम एन श्रीनिवासन जी कह के गए प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट, अच्छा, एम एन श्रीनिवासन जी, वो प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये प्रभु जाति है। ये समझाइए थोड़ा सा, ये क्या है? प्रभु जाति का वो होता है कि किसी एरिया में जो कास्ट है वो डोमिनेंट कास्ट कौन सी है, किसकी संख्या ज़्यादा है ओके, और कौन सी अमीर जाति है। ठीक है। जब आप कास्ट सेंसस पेश करोगे तो डेटा आएगा उस स्पेसिफिक एरिया का, तो वो संख्या के बल पे ज़्यादा दिखेगी ठीक है। कि ये संख्या बल पे ज़्यादा है, तो फिर वो प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट वापस तैयार होगा, ठीक है। तो ये दो चार है जो रिसोर्स पर वो अपना अधिकार हाँ, जमाएगी, ठीक है, विशेष। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट है जिस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि नहीं आए तो ठीक है। बाकी फ़ायदे इसके नो डाउट बहुत है कि जो पॉलिसी है वो टारगेटेड पॉलिसी रख सकते हैं कि मान लो पॉलिसी में डेटा काम आता है, कास्ट सेंसस ठीक काम है, आती है, हाँ। तो वो वाले चीज़ें फ़ायदे है, हाँ। बट इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढा जाए तो ये चीज़ ख़त्म की जा सकती है, या फिर कुछ ऐसा इसमें एक और तौर तरीके ले आए जो पॉलिटिकल पार्टी तक डेटा न जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेटा वहीं से निकलेगा, तो वो कैसे भी करके यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं की जाए तो ठीक मानता हूँ। एक और ज्वलंत मुद्दा है, अभी लंबी डिबेट है देश में, एक देश एक चुनाव, इस पर क्या सोचते हैं आप? इस पे मेरा थोड़ा पॉजिटिव रवैया है कि एक देश एक चुनाव है वो हो जाए तो ठीक है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हमने पहली बार लिया हो। 1970 से पहले एक देश एक चुनाव ही चलता था, आपको बता दूं। तो एक देश एक चुनाव चलता था, जब 17 आज़ादी की 47 में 20 साल तक हमने चलाया था, उस बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इसको प्रैक्टिकली करके देखा है देश ने पहले। हाँ, तो 20 साल तक अपन ने चलाया था, फिर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई इसलिए नहीं हो पाया, बट अभी वापस हम ले आते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं अपने को। जैसे जो वोटिंग मशीनरी है वो कम यूज होगी, ठीक है। दूसरा, एक जब एक साथ चुनाव करवाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें खर्च होता है वो काफ़ी कम होता है। इसका मैंने एक एग्जांपल देखा था कि जो बिहार में चुनाव हुए थे एमपी चुनाव के साथ में, तो वहाँ का जो खर्च था वो उड़ीसा के खर्च से काफ़ी कम था, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये भी सेट है कि देखो इलेक्शन में फंड यदि बचता है तो अपन देखो जो मितव्ययता है, यदि मितव्ययता का कॉन्सेप्ट 4E का है, इक्विटी उसमें इकोनॉमी भी साथ में आती है, ठीक है, 4E में, तो यदि हम मितव्ययता के दृष्टिकोण से देखें तो फिर भी ये ठीक है। तो ये बाड़मेर के खेदान चारण हैं जो यूपीएससी 2024 के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आपने पूरा पॉडकास्ट सुना होगा तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और हमें आप सजेस्ट भी करें कि आप अगले पॉडकास्ट में किसे क्रॉस चैट पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बने रहिए लगातार हमारे साथ। धन्यवाद।